Talking about mental health, ma'am, I would like to bring one severe case. Recently is going on. Atul Shrivas. जो फ्रस्ट्रेशन होता है नॉट नेसेसरीली वो पैसे का होगा या टॉर्चर का होगा, ये क्या सिस्टम है, मैं क्यों जी रहा हूँ, ऐसा लग के वो सुसाइड करने के लिए आ जाता है। मेरा कहना है यदि आपको करियर इज बनना है ना तो थिंक अगेन एंड अगेन वेदर यू आर एंटाइटल्ड टू बी फादर एंड मदर और नॉट। So you think system is responsible for all this? Definitely. तो change क्यों नहीं कर सकते? कौन करेगा? 90% तो वोटर ऐसे हैं कि जिनको आज महीने को एक वोट के 5,000 रुपये मिले, 5 दिन खाना पीना मिल गया, 5 साल नहीं पूछते, जाने दो ना। आप कभी अडॉप्शन सेंटर जाके देखो श्रीवत्स में, जब 50 छोटे छोटे बच्चे एक पार्टी करने के लिए एक लाइन में बैठते तो क्या गुजरती होगी, और उन जो काम करने वाली आयादार रहती वो क्या सोचती होंगी। आपने शादी नहीं की है तो बोले मेरे को समय नहीं मिला, और मेरे लायक लड़की मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है। कौन लड़की शादी करेगी? और ये क्या, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आपने प्रपोज किया था उनको? या मैंने मेरे पिताजी को बताया तो मेरे पिताजी बोले कि वो बंदा बता रहा है कि उसके ऊपर उस जमाने का 66 में 20,000 इज़ अ बिग रहने के लिए किराए का घर, और क्या तू उस आदमी के पीछे पड़ी है। मैंने कहा देखिए, आपने तो वैसे भी बोला नहीं कि मैं मेरी कमाऊंगी, मेरे 2 पैर पे खड़ी रहूंगी। आपका ऐसा है ना, आप खाली शादी को आने वाले हो या नहीं ये बताइए। आपको लगता है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में कुछ फ्लॉ है एंड बायसेस हैं फॉर मेन एंड वुमेन? नथिंग इज परफेक्ट, यू हैव टू मेक परफेक्ट बाय यूजिंग जुडिशियसली। मैंने मेरी जिंदगी में आज तक जुडिशियल जिंदगी में सच बोलने वाला विटनेस देखा नहीं। Thank you so much, ma'am, for joining in this show named Vayu Show. मैम, ये पूरा पॉडकास्ट हम बेसिकली इसलिए करना चाहते हैं ताकि लोग थोड़ा अवेयर हो सकें दूसरे टॉपिक्स में, लाइक मेंटल हेल्थ, हाउ कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैपन्स, व्हाट आर जुडिशियल सिस्टम्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू बीइंग अ जज, जो फॉर्मर जज आप थे और अभी आप राइट नाउ एज अ काउंसलर हैं, आप का खुद का मेंटल हेल्थ और आप जैसे बहुत सारे जो इस सिस्टम में हैं उनका मेंटल हेल्थ प्रोसेस क्या है, स्टेटस क्या है, हाउ दे डील विद इट। हम आज इन सब बातों को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, जानने की समझने की कोशिश करेंगे, एंड विल ट्राई टू डिग मोर क्वेश्चन एज वी गो अलॉन्ग विद आवर डिस्कशन। बट उससे पहले मैम, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंसेस को पूरा आप कैसे यहाँ तक पहुँचे, आप कहाँ, आपका जन्म कहाँ से हुआ, आप कैसे आपने लीगल सिस्टम में कदम रखा, बेसिकली आपकी लाइफ जर्नी अगर हम सब के साथ शेयर कर सकें, वुड बी रियली ऑब्लाइज्ड। थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों की बहुत ऋणी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर मेरी जानकारी देने का और इस प्रकार का अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए, पॉडकास्ट करने की ठानी, और आपने मुझे चांस दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपने जो मुझे पूछा है ये पूरा लाइफ जर्नी, मेरे याददाश्त के अनुसार मेरा जन्म इतने छोटे कस्बे में हुआ है, लेकिन उस कस्बे से एक बहुत अच्छी नदी निकलती है, उसका नाम है ताप्ती या तापी नदी कहते हैं, विच गोज फ्रॉम टू अरबी सागर इन नियर सूरत। So I always think कि as that small river has gone from small place to such a big place. So when I was a kid, I always used to think कि इतने छोटे तालाब में तैरने से क्या फ़ायदा है। यदि तालाब में ही तैरना है, यदि पानी में ही तैरना है तो जरा बड़े पानी में तैरना चाहिए। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरा जो फैमिली थी, वो फैमिली के वहाँ पे जो छोटे बच्चे थे वो वहाँ पे मिडिल स्कूल तक वहाँ पढ़ते थे, आगे नागपुर जाके पढ़ते थे क्योंकि उस कस्बे का नाम मुल्ताई है, विच बिलोंग्स टू बैतूल डिस्ट्रिक्ट नाउ इन MP। और वहाँ से वो आते थे तो खूब अच्छी अच्छी बातें बताते कि नागपुर में ऐसा है, वैसा है, वैसा है, अच्छे प्रोफेशन के। एज ए स्मॉल चाइल्ड आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि इफ आई गेट अ चांस, मैं ये तालाब छोड़ के जरूर नदी में तैरने जाऊंगी। और तैरने के हिसाब से आई वॉज ए वेरी गुड स्विमर राइट फ्रॉम द एज ऑफ 3, बिकॉज 3 साल की मैं जब थी, मैं मेरी माँ के साथ धोना धोने गई थी, यानी लेके गई थी मेरी माँ, और माँ के साथ मैं धोते धोते घिसर गई। मेरी माँ तैरती थी उस समय, लेकिन उनको जब ध्यान में जब आया कि मैं पानी में चली गई हूँ,
तब तक मैं काफ़ी आगे निकल गई थी। तो उन्होंने वहाँ से बताया कि मैटरनल नेम मीरा है। मीरा असने असा हाथ मार। मैं कैसे-वैसे मेरे को 4 लोगों ने बचा लाया और उसके बाद मैंने बताया कि ये आपकी गलत तालीम है कि आप ऐसा मारो, वैसा मारो। मेरे को पहले बताया होता कि आप पानी में मत जाओ या ऐसा। तो बोले आप पानी में गिरे बगैर तैरोगे कैसे? और तब से मुझे एक याद है कि अपने 2 पैरों पे जब तक आदमी खड़ा नहीं होता, तब तक खड़े होने की कीमत नहीं पता चलती। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि माँ-बाप जो थोड़ी-थोड़ी छोटी-छोटी जानकारी देते हैं, लेकिन वो अनुभव के माध्यम से इतनी बड़ी रहती है कि जैसे आप बड़े होते हैं, आपको उन सब चीज़ों की कीमत पता चलती है। उसके बाद में मैं नर्मदा में भी तैरी हूँ। उसके बाद में मैं सूरत जाके मैं तैर के आई हूँ ताप्ती में। और नदी का पानी जैसे पीछे नहीं जाता, बहाव हमेशा एक ही दिशा में जाता है, वैसे ज़िंदगी चलती है। और मैं जैसे ही मुल्ताई से मैंने मेरी ज़िंदगी शुरू की, तो मैं ज़िंदगी में बार-बार ताप्ती से मिलने गई, लेकिन मेरी ज़िंदगी वहाँ नहीं, मैं फिर से जो निकली हूँ, तो मेरा बचपन मुल्ताई में गया। उसके बाद में मैं अमरावती डिस्ट्रिक्ट में दरियापुर करके एक गाँव है, यहाँ पे प्रबोधन विद्यालय करके, ये वहाँ पे ये सब स्वातंत्र्य सैनिकों ने स्कूल चालू किया था। उस स्कूल में मैंने मेरी पढ़ाई की। और मैं उस समय मेरे ताऊजी के साथ रहती थी। मेरे ताऊजी प्रोफेशन से डॉक्टर थे, उस समय के ज़माने के एलएमपी, लेकिन उन्होंने बीए बीएड किया क्योंकि उनको स्कूल में पढ़ाना था। उसके बाद में कुछ तो भी ज़मीन का झगड़ा हो गया, तो उन्होंने फिर एलएलबी किया उसके बाद में कि भई वो जो वकील बोलता है वो मेरे को समझना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे डॉक्टर से वकील क्यों बन रहे हो? मैं 9वीं कक्षा में 13-14 साल की थी उस समय। तो उन्होंने बताया देखो पढ़ाई के लिए कोई बंदी नहीं है, और आप जब तक वहाँ जाकर पढ़ते नहीं तब तक उसमें क्या है ये पता नहीं चलता। तू मेरे साथ रहती तो कम से कम तू इतना तो पढ़ ले कि अपने को हर प्रकार की पढ़ाई आनी चाहिए, अपने को ज्ञान लेना है। तू कुछ भी बने या ना बन, तू शादी होके कदाचित कहीं जाके तू बहू बनेगी, लेकिन बहू जनने बनने के बाद तू कभी तो भी जब माँ बनेगी ना, तब तेरे को ये सब चीज़ों की याद आएगी। और टू हिज सरप्राइज हमारे यहाँ उस दरियापुर में वो अकेले डॉक्टर थे, और जब औरतें इंजेक्शन को आती थी तो वो हिचकिचाती थी। मेरे को उन्होंने 9वीं कक्षा में पहला यदि कुछ पढ़ाया, मैं मेडिकल की नहीं हूँ, लेकिन मेरे को इंजेक्शन देना सिखाया। और तब से 3-4 साल मैं उनके साथ थी। मैं रोज इंजेक्शन देने का मेरा ही काम रहता था। उन्होंने स्कूल में बता के रखा था कि वो 1 घंटा देरी से आएगी। तो हमारे वहाँ के हेडमास्टर ने पूछा कि उसको आप रोज देरी से भेजेंगे तो ऐसा कैसा चलेगा? तो उन्होंने बताया वो यहाँ पढ़ती है और इसका काम ज़्यादा महत्व का है, और आप जो अंग्रेजी वहाँ पहले पढ़ाते हैं उतना मैं मेरी बेटी को पढ़ाऊँगा, आप बिल्कुल चिंता ना करो, और वो कभी भी फेल नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। 14 साल की उम्र की लड़की के ऊपर यदि किसी चाचा ने या किसी आदमी ने इतना बड़ा विश्वास दिखाया हो, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय मेरे मन में पढ़ाई और ज्ञान का जो कुछ ये था, उन्होंने अपने आप ही बीज बो दिया ना। उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, तेरे को ऐसा मिलेगा, ऐसी कोई लालच नहीं। ये इसमें यानी ये लालसा पैसा या कुछ कमर्शियल या बड़ा बनने की नहीं थी, लेकिन उनका कहना था कि काम करना सीखो। हाउ टू बॉयल सिरिंज से लेकर सिरिंज हर वक्त बदलना पड़ती है। अभी आजकल डिस्पोजेबल सिरिंज मिलती है, उस जमाने में एक ही सिरिंज और सुई अलग अलग उबाल के बनाई जाती थी। लेकिन मेरे चाचा की पूरी जिंदगी में मैंने जो देखा, वो जब गुजरे वो 75 साल के थे, यानी उनकी पूरी पहले मिलिट्री की सर्विस छोड़ी तो कम से कम 40 साल उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस किया, लेकिन उनके नाम पे एक भी ऐसा धब्बा नहीं था कि उनको कोई कह सके। और वो हमेशा कहते थे कि आप यदि जिंदगी में कुछ सीखो तो बिन धब्बे की जिंदगी कैसे जियोगे ये सीखो। और वहाँ से मैं फिर अमरावती में आई। अमरावती में मैंने ग्रेजुएशन किया। उस समय रानड़े वाद स्पर्धा हुआ करती थी। आई वॉज ए गुड ओरेटर बिकॉज मेरा एक चचेरा भाई था चंद्रशेखर धर्माधिकारी, ही इज नो मोर। वो कहता था कि जिसको अच्छा व्यक्त होते आता है, जिसको अच्छा बताते आता है, वो आदमी ज़्यादा काम का है, क्योंकि जो पढ़ता है और जिसको व्यक्त करते नहीं आता उसके ज्ञान का कोई फायदा ही नहीं है ना। आपको यदि किसी आदमी को पढ़ाना है, किसी को बताना है, किसी को कुछ आपको समझाना है, तो यू शुड हैव द स्किल हाउ यू आर गोइंग टू पुट योर ओन केस बिफोर एनीबडी। और ये बात मेरे को आगे तो जिंदगी में बहुत काम में आई, लेकिन उस समय की बात ऐसी थी कि रानड़ेवाद स्पर्धा में तो हमारे यहाँ के जो प्रोफेसर थे वो बोले कि जो प्लस साइड है वो आपको नहीं देंगे क्योंकि आप अच्छे झगड़ सकते हो।
मैंने कहा मेरे को झगड़ने का क्या सवाल है। नहीं, बोले आप अपोजिशन के अच्छे पॉइंट्स कवर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत सीधी है। मेरे साथ जो आने वाली थी उस कंपटीशन का, मैंने कहा आप कुछ भी दीजिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसमें ऐसा हुआ कि शी लॉस्ट, आई केम फर्स्ट। तो वो बोल रही थी कि इसको अच्छे मार्क्स मिलने का कारण वो अच्छी झगड़ सकती है। मैंने कहा मैंने तो पहले बताया था कि आप चुनो, आप चुनने के बाद उसके ऊपर कितना काम कर सकते हो, इसके ऊपर आपका मिलना या ना मिलना अनुभव का ये रहता है। और तब से मैंने समझ लिया कि कोई भी स्टेटमेंट किसी ने भी बोला तो पहले सुन लीजिए, क्योंकि संवाद में हमेशा हम ऐसा समझते हैं कि मेरे को कुछ तो भी उत्तर देना है इसलिए मैं सुनती हूँ, ऐसा नहीं है। पहले जो कोई आपको बोलता है वो समझो, समझने के बाद जब आप उस समझने के बाद जब आप उसको उत्तर दोगे तो वो आपके मन से, आपके मन में एक प्रकार का जो द्वंद्व रहता है कि मैं ये करूं या ना करूं, उसमें आप खुद का एक डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन आप पार्टेक करते हैं या देते हैं। उसमें ऐसा रहता है कि जैसे आप चावल धो के ऊपर का पानी डाल देते हैं और खाली चावल ही पकाने को लगाते हैं, या वो कबीर का दोहा है, थोड़ा थोड़ा गही रहे बाकी दे उड़ाए, यानी जो देना है उतना ही आप पहुंचाते हैं। यदि आप इमीडिएट किसी को आंसर करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके मन में वो बात अंदर तक जाती नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि संवाद में दो बार शब्द है, उसके ऊपर एक बिंदु है, और वाद यानी वद, वद यानी बोलना संस्कृत में, और स यानी आप किसी की संवेदना के साथ जाने वाले हो। आप मुझसे बात पूछते हैं तो यदि मैंने आपकी बात खत्म होने के पहले यदि कुछ उत्तर दिया तो ये मेरे दिल तक जाएगा क्या? क्योंकि मेरे दिमाग से इमीडिएट उसका उत्तर आता है। इसका मतलब ये गलत है। यू हैव टू लिसन केयरफुली। आगे इसका फायदा मेरे को जुडिशरी में तो बहुत होता है, क्योंकि जुडिशरी में पहला ट्रेनिंग देते समय बताते हैं यू शुड लिसन, बिकॉज डायस के ऊपर जितने बैठते हैं लोग, उन सब जजों को पहले ट्रेनिंग का पहला सूत्र बताया जाता है कि आप अच्छे तरह से सुनने, जब तक आप अच्छे सुनोगे नहीं तब तक अच्छा जज नहीं बन सकते, क्योंकि आपके पास हर अलग अलग तरह के केसेस आते हैं और हर एक का केस अलग रहता है। यदि आपने सुना ही नहीं उसका तो आप उसका क्या अध्ययन करोगे, और अध्ययन नहीं किया तो आप उसको क्या जजमेंट और ऑर्डर दोगे। तो जो भी आपका प्रोसेस है कहीं का भी, यानी पढ़ाई का हो, आप डिग्री लेने का हो, या कहीं भी जाने, तो आपके मन में उसका चिंतन, जिसको बोलते हैं कि खुद मनन करो, चिंतन करो। यानी ध्यान योग में बताते हैं कि जो मेडिटेशन जो लोग करते हैं वो दिन भर भगवान का नाम लेते हैं, ऐसा नहीं है। टू मेडिटेट यानी जो कुछ भी आपको लोगों के पास पहुंचाना है उसके लिए उसके ऊपर ध्यान से विचार करो। और इस जर्नी में मैं वहां से फिर नागपुर से मैं पुणे आई। मेरे को उस समय जर्नलिज्म का कोर्स करना था, और जर्नलिज्म का कोर्स पार्ट टाइम होता है। मैंने सोचा 1 साल 1.5 साल उसमें डालेंगे और फिर अपने को माँ बाप से पैसे मांगने पड़ेंगे, तो उससे अच्छा है कि मैं MA कर लेती हूँ, क्योंकि उस जमाने में हर तहसील में एक नया कॉलेज खुल रहा था। मैंने ऐसा सोचा कि पॉलिटिकल साइंस सब जगह रहता है, तो मैं पॉलिटिकल साइंस में MA करती हूँ और मैं फिर वापस नागपुर वापस जा सकूंगी। मैंने पहले बताया कि मैटरनल जगह जाने की इच्छा हर लड़की या हर बंदे की रहती है, लेकिन मेरी जाने की जो इच्छा थी इट वाज रिलेटेड टू अर्निंग मनी। लेकिन मेरी डेस्टिनी बोलती थी कि तुम्हारे अर्निंग मनी का कोई जिंदगी में सवाल ही नहीं है। मैं जर्नलिज्म के हिसाब से मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ने गई, और वहां पे क्या हुआ कि मैं अर्न और लर्न सीखा। और पूना की एक ये देनगी है कि जो पूना में लोग आते हैं वो अर्न और लर्न दोनों कर सकते। उस मेरे जब मैं बता रही हूँ ये 65-66 की बात बता रही हूँ। यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत अच्छा था। मैंने उनको कहा कि मेरे रहने की कोई इंतजाम नहीं, मेरा कोई रिलेटिव नहीं है यहाँ पे, मैं यहाँ के हॉस्टल की वार्डन करके या हॉस्टल का कोई भी काम होगा तो मैं करूँगी, लेकिन मैं वहाँ रहूँगी। मैं वहाँ रहती थी और फिर मैं सिटी में पार्ट टाइम जॉब करने आती थी, और दोपहर में मैं पॉलिटिकल साइंस के। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जब मैं ये चल रहा था तो एक रिसर्च यूनिट का मेरे को टाइपिस्ट का एक छोटा सा ऐड देखने को मिला। मैंने वहाँ पे कहा कि चलो अपन टाइपिंग आता है मेरे को, तो मैं वही कम से कम ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जब मैं उनसे मिलने गई थी आई वॉज वेरी सरप्राइज, दैट फेलो वॉज जीनियस इन दैट वे, इन हिज वे। मैंने कहा कि ठीक है आप मेरे को 50 रुपये देंगे, तो उस समय में 60 रुपये में पूना की ज़िंदगी में खुशहाली से रह सकते थे।
मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने वो जॉब करने के हिस्से में आज जो सदाशिवपेट में अपन जहाँ खड़े थे वही हमारा घर था, और वहाँ पे मैं उनसे पहले मिली। तो बोले कि सुबह आप आओगे कैसे? तो मैंने कहा मैं साइकिल से आऊंगी। आई यूज टू कम बाय बाइसाइक्लिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू सदाशिवपेट। आई वॉज द ओनली गर्ल बिकॉज उस जमाने में भी लड़कियां साइकिल चलाती थी, लेकिन ऐसी नहीं, क्योंकि ये बहुत चढ़ा। अभी यूनिवर्सिटी का ये जो रास्ता है वो बहुत ढला, उसका बहुत कम हो गया। मेरे जमाने में बहुत था उस समय। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन यंग है, कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक 6 महीने काम करने के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि अपनी पढ़ाई जो है खाली बुकिश है। ही वॉज ए पर्सन ऑफ रिसर्च। At that time, he was doing research on pearl pigment, which was imported from Germany. And for that, being chemist, he was doing, and he started his own company by resigning government job from HE factory. For me, all these things were very revolutionary thoughts. मैंने बहुत ही क्रांतिकारी इन विचारों में इस समय बहुत प्रभावित हुई। और मैंने पहले 6 महीने के बाद में मैंने उनसे पूछा कि आपने शादी नहीं की है? तो बोले मेरे को समय नहीं मिला, और मेरे लायक लड़की मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है। कौन लड़की शादी करेगी? और ये क्या? तो कहना मैंने कहा कि मैं MA होने वाली हूँ, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी एक है कि यदि आप कमाने लग गए तो मैं कमाई करने नहीं जाऊंगी। आपने प्रपोज किया था उनको? या अच्छा, ओके। और यदि आपका धंधा नहीं चला तो मैं प्रोफेसर करके काम करूंगी। ओके। यानी इट वॉज डिसाइडेड प्री। मैंने मेरे पिताजी को बताया तो मेरे पिताजी बोले कि वो बंदा बता रहा है कि उसके ऊपर उस जमाने का 66 में 20,000 इज अ बिग, रहने के लिए किराए का घर, और क्या तू उस आदमी के पीछे पड़ी है? तो मैंने कहा देखिए, आपने तो वैसे भी बोला ना कि मैं मेरी कमाऊंगी, मेरे 2 पैर पे खड़ी रहूंगी। आपका ऐसा है ना, तो 2 पैर तो मेरे हैं ना। आप खाली शादी को आने वाले हो या नहीं, ये बताइए। ओके। उस समय के हिसाब से मैं बताती हूँ, उस समय जो बोगी लगा करती थी नागपुर से पुणे आने के लिए, बॉम्बे हावड़ा को, जिस दिन मेरी शादी थी उसके पहले दिन मेरे पिताजी और माताजी सब आने वाले थे, यानी लड़की की तरफ के लोग आने वाले थे। मैं तो यही थी, मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी थी। तो उस दिन वो बोगी उस बॉम्बे हावड़ा को लगी नहीं, क्योंकि बॉम्बे हावड़ा एक्सप्रेस लेट हो गई। तो बोगी निकल आई। मैं उनको लेने गई तो 1:30 बजे पूना के प्लेटफॉर्म पे हम दोनों, यानी वो बंदा, मैं और मेरी छोटी बहन, तीनों डब्बे में से कोई उतरा ही नहीं नागपुर से आने वाला। मैंने कहा माँ बाप नहीं, सचमुच वो आने नहीं वाले हैं, बहुत गुस्सा करेंगे इसलिए वो आए नहीं होंगे। मैंने इनसे कहा अब आप शादी करने वाले हो या नहीं? मैंने उनसे वहीं पे स्टेशन पूछा कि आप भी घर जाने वाले? तो मैं जाती हूँ हॉस्टल वापस। नहीं, अपन तो लग्न करायचं म्हणे। सो हम वापस आए। 8 बजे मेरे माताजी पिताजी अलग टैक्सी करके वो कैसे वैसे आके पहुंचे। लोनावाला में हमारी शादी हुई। तो शादी हुई तब मैंने जब निकलते वक्त मेरी माँ को नमस्कार किया, पैर पड़े, तो उन्होंने मेरे को एक सलाह दी। वो तो जिंदगी भर मेरे लिए एक सलाह है। वो मैं बोलती हूँ एक ऐसा वाक्य कि जो कहीं भी चल सकता है। उन्होंने कहा कि मीरा, तू खूब होशियार है, यू आर वेरी ब्रिलियंट, यू आर वेरी एडजस्टिव वगैरह, ठीक है, लेकिन आदमी ने यदि तेरे कहा की सूर्य पश्चिमेला उगवतोय, तू त्याला त्यावेळेला हो म्हण, आणि तो पूर्वेला कसा उगवतो हे करणं हे तुझं कौशल्य आहे, नाहीतर बाकी त्या संसार करण्याला काही अर्थ नाही. इट मीन्स दॅट at that time you have to accept the person and then you mold him according to your choice. क्योंकि कोई चीज भी जिंदगी में रेडीमेड नहीं मिलती। हम हमेशा चाहते हैं, अभी अब लड़कियां बोलती हैं कि हम मेरे को ऐसा आदमी चाहिए, मेरे को वैसा आदमी चाहती है। मैं ऐसा पूछती हूँ कि तुम कैसी औरत होके जाने वाले हो? कोई जवाब ही नहीं। मेरे को फ्लैट चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, ये सब ठीक है, मेरे को चाहिए, लेकिन उस आदमी को, उस बंदे को भी तो कुछ चाहिए होगा कि नहीं होगा? यू डोंट थिंक, and this you need judicious nature and you have to calculate, and for that you have to be very alert. All these things are very much important in judiciary. Later on in life I have learned from number of things. I was a very good student. I used to go daily to NCL to take the उनका इतनी ब्रेन अच्छा, मेमोरी इतनी अच्छी थी कि वो उनके बॉस को केमिकल एब्स्ट्रैक्ट में कहाँ क्या लिखा है वो घर बैठ के बताते थे।
और मैं आपको बताती हूँ कि मेरी शादी के बाद मेरा तकदीर बहुत अच्छी थी कि मेरे को नौकरी नहीं करनी पड़ी, हमारा धंधा बहुत अच्छा चलने लगा। तो मैंने मेरी बड़ी ननद थी, उससे पूछा कि आप ये क्या करेगी? वो बोले उसको पढ़ना होगा तो पढ़ेगी, लेकिन मैंने पढ़ाई भी उस समय नहीं की। मैंने सोचा कि अब नहीं तो भी अब शादी किए तो अपन अच्छे पेरेंट्स बनने की नहीं करेंगे। और आई ऑलवेज बिलीव कि आई शुड एंजॉय चाइल्डहुड ऑफ माई चिल्ड्रन, आई डोंट वांट टू पार्क विद देम व्हेन दे आर स्मॉल। क्योंकि मैंने मेरी माँ को देखा था, हमारे यहाँ हम सब मिलके 10 भाई बहन हैं। हर 2 साल में यदि एक बच्चा घर में आता है तो माँ को कितने समझने को मिलता होगा। फिर क्या होता है, जो बड़ी लड़की है उसी से उसको सीखना पड़ता है। तो मैंने ऐसा सोचा कि मेरे बच्चों को तो मैं ही पढ़ाऊंगी। Okay. So I never did any job. I used to work with him for my factory. That's a totally different issue because it was my choice. I used to drive the car. I used to take children along with me. हमारे यहाँ बहुत अच्छी लैब थी। मेरे बच्चे 8 साल की उम्र से हर एसिड और हर अल्कली को जानते थे, क्योंकि हम वही काम ही करते। तो घर में जैसे आप सुनार के यहाँ भट्टी होती, वैसे लैब में एसिड रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इस सर मैं 38 साल मैंने बहुत अच्छी जिंदगी बिताई है, जिसको बोलते हैं कि दाम्पत्य जीवन। आपने मुझे गृहस्थाश्रम, आई ट्राई टू बी वेरी गुड मदर फॉर माई बोथ चिल्ड्रन। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई चिल्ड्रन बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी इल हैबिट्स। उसके बाद में मेरा लड़का, तो मेरी शादी के बाद मेरा जो भाई चीफ जस्टिस होकर रिटायर हुआ वो आया था, वो मेरे से बड़ा है वैसा। क्या वो नाम था उनका? चंद्रशेखर धर्माधिकारी। वो इनसे मिलने आया तो उन्होंने कहा, हे काय म्हणे आमचा एक चांगला वकील तुम्ही पळवला. ही वॉज थिंकिंग बिकॉज ही हिमसेल्फ यूज टू बी ए वेरी गुड लॉयर, लेबर लॉयर थे, इंटर के थे नागपुर में, कि मैं लॉ करने के लिए वापस जाऊंगी। लेकिन मैंने बताया ना कि नदी एक बार आगे निकल गई तो वो पीछे नहीं जाती, मेरी तकदीर में भी नहीं था। मैं ताप्ती से निकली और मुड़ा मुठा में आके बैठ गई, ऐसा सोचिए। फिर मैंने कहा, मेरा लड़का जब एमएससी एनवायरनमेंट में गोल्ड मेडलिस्ट है, 24 साल का हुआ, तो मैंने इनको बताया कि अब ये लड़का आपके साथ काम करेगा। छोटा लड़का है जो फाइनेंस में से एमबीए किया, वो भी आपके साथ काम करे। अब मैं फैक्ट्री का कोई काम नहीं करूँगी, मैं घर चलाऊंगी और मैं मेरी पढ़ाई करूँगी। मैंने एट द एज ऑफ माई 47 आई अगेन रीस्टार्टेड माई करियर। देन आई डिड लॉ। मैंने लेबर ये किया, लेबर लॉज में प्रैक्टिस की। उसी समय मैं मेंबर हुई कंज्यूमर कोर्ट पे। उसी समय मैंने एलएलएम किया और देन आई बिकेम प्रेसिडेंट इन कंज्यूमर कोर्ट। एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आई हैव बिकम टोटली आउट ऑफ आवर फैमिली बिजनेस। मैं घर में रहती हूँ, लेकिन फैमिली बिजनेस में मैं कोई, उन्होंने यदि पूछा तो ही जवाब देती, नहीं तो मैं कभी पूछती नहीं कि क्या कर रहे हो। So if I'm not wrong, president in consumer code is equivalent to judge of a डिस्ट्रिक्ट जज की कैडर होती है। जो लोग 30 साल डिस्ट्रिक्ट जज होने के बाद में वो प्रेसिडेंट होते हैं, बाय माय लक बोलिए या भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा ऐसा सोचिए, या मैं सचमुच डिजर्व करती हूँ। I got a chance and I was there for 10 years in consumer court. I was president at Bombay, then Pune. एंड अब आप अभी भी जाओ तो लोग कहेंगे कि ऐसा जज हमने नहीं देखा कि आज ये करो, और उसमें ऐसा था कि 45 दिन में जजमेंट ऑर्डर देने, मैं 40वें दिन कहते थे कि आप क्लोज कीजिए, मैं 40वां दिन आपको देती हूँ। I had never taken more than 40 days to decide the case. Secondly, I always used to give speaking order. It's very risky. स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आप जजमेंट तैयार करते हैं और आपके हाथ के लोगों को मालूम रहता है कि आप क्या करने वाले हो। इट मे बी लीक लेटर ऑन। क्योंकि मेरा ये जो भाई है वो उस समय बॉम्बे हाईकोर्ट में हाईकोर्ट जस्टिस था। उसने बोला कि आप कभी ऑर्डर नहीं लिख के रखना, यू गो, इफ यू आर हैविंग गट्स, रियल यू आर करेक्ट, यू शुड गिव स्पीकिंग ऑर्डर। मैं हमेशा बताती थी कि सब सुनने वालों को बुलाती थी कि आ गए आप लोग, स्पीकिंग ऑर्डर देती हो। देन सेक्रेटरी यूज्ड टू टाइप कि दिस इज द फाइनल ऑर्डर, क्योंकि इसमें रिस्क ऐसी रहती है कि यू कैन नॉट चेंज द शब्द, कोई वर्ड आपको चेंज नहीं करता है। एंड एवरी प्लेंटिफ हैज राइट टू अपील, सो योर करियर कैन बी एट रिस्क। कोई भी पूछ सकता है कि आप ऐसे ऑर्डर देते हैं तो आपको अपील में इतने गए हुए, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे कोई जजमेंट ऑर्डर में कभी अपील भी नहीं हुआ। नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या रहता है? लाइक आप पहले ऑर्डर लिखते हैं? नहीं, पहले देखिए मैं आपको छोटा सा बताती हूँ। कंज्यूमर कोर्ट में क्या होता है, आप कंप्लेनेंट है, मैं अपोनेंट हूँ।
कंप्लेनेंट जो कुछ भी लिखता है दैट हैज टू बी प्रूवन बाय द कंप्लेनेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ. दिस इज अ जुडिशियल नेम. तो आपने कंप्लेंट लिखी तो हम कहते हैं कि अदर साइड को सर्व करनी है. सो आपको 3 कॉपीज बनानी पड़ती है. एक आपके पास रखोगे, आप एक कोर्ट में देंगे और एक अपोजिट पार्टी को भेजते हैं. देन अपोजिट पार्टी हैज टू अपीयर एंड देन गिव WS यानी जिसको रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं. तो वो देना है अपनी सफाई, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कि हम हमारी कैफियत दे रहे हैं करके, वो लिखना पड़ती है. वो लिखने के बाद में कंप्लेनेंट गेट्स चांस टू जस्टिफाई his verdict and he has to cover defense also. यानी अपोजिट पार्टी ने जो कुछ भी लिखा है उसके लिए आपको डिफेंस भी लेना पड़ता है. तो उसके बाद में आपको वहाँ पे एफिडेविट पे रिटन स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट लिख के देना पड़ता है. सब जगह आजकल रिटन आर्ग्यूमेंट मस्ट है, क्योंकि क्या होता है बोलने के इसमें कई बार कोई चीज़ छूट सकती है, बात बन नहीं सकती, तो रिटन आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है. रिटन आर्ग्यूमेंट के बाद में आपको चाहिए होगा तो आप क्रॉस ले सकते हो, आप ये कर सकते हो. ये सब सुनने के लिए कम से कम 5 या 6 सिटिंग जाते हैं. सच पूछो, अभी पेंडेंसी के बाद में बताऊंगी. 6 सिटिंग में जब ये होता है तो अच्छा जज जो होता है वो पहले दिन जब कंप्लेंट लिखता है तभी वो अपने दिमाग में नोट कर लेता है कि ये सच कितना बोल रहा है, हाउ मच ही इज गोइंग टू प्रूव. आप वहां बैठने लगे कि आपको समझने लगता है. फिर अपोनेंट का क्या कहना है वो भी समझ में आता है विद इन, और आपका एक दायरा ठहरा हुआ है कि इतना ही दायरे में आपको बाकी के लोग इशू को हाथ भी नहीं लगाने, तो कोई सवाल ही नहीं आता. एंड देन यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर कि आप कौन से इस पे कौन से एक्ट का कौन सा प्रोविजन है जिससे आप उसको साइड करने वाले हो या आप नहीं करने वाले हो, नलीफाई करने वाले हो. क्योंकि जो फाइनल आर्गुमेंट देते हैं उसके बाद दोनों वकील क्लोजिंग पुरशिस के पहले साइटेशंस देते हैं. जैसे अभी आज सुप्रीम कोर्ट में लगा है, मैंने 2-4 दिन पहले की बात है कि विल, अभी तक हम ऐसा समझते थे कि रजिस्टर विल इज वेरी गुड. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रजिस्टर विल नहीं रहा तो भी कोई बात होती. हाँ, व्हेन यू डू विल इट इज सपोज टू बी रजिस्टर करना पड़ता है. अपने यहाँ कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार या रजिस्ट्री का कोर्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं अलग होता है. हर डॉक्यूमेंट इज टू बी रजिस्टर्ड देयर, देन इट गेट्स ऑथेंटिकेटेड कि इट्स ट्रू. सो चल शादी रजिस्टर करो, आपका बैंक स्टेटमेंट रजिस्टर करो, आपको कुछ भी करना हो, कुछ नई गाड़ी लेना हो तो रजिस्टर करो RTO में, बिकॉज ऑफ दिस रजिस्ट्री. एंड देयर द रेवेन्यू इज कलेक्टेड बाय वे ऑफ स्टैम्प ड्यूटी. सो इज इट लाइक इसको मैंडेट इसलिए किया है कि ताकि गवर्नमेंट थोड़ा सा कहीं से रेवेन्यू, नहीं तो कोर्ट चलेंगे कैसे भाई साहब? ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग. एक कोर्ट यदि एस्टेब्लिश करके चलाना हो तो सालाना खर्चा 50 लाख होता है. रियली? या, बिकॉज यू नीड प्लेस यानी कोर्ट, उसके बाद में यू नीड स्पेस फॉर स्टाफ, यू नीड स्टाफ उनके लिए. आपके अभी कंप्यूटर है लेकिन पहले तो टाइपराइटर वगैरह वो, और इन सब एक जज को कम से कम 10 लोग लगते हैं. ऑर्डली लगता है, सिपाही लगता है, पानी वाला लगता है, ऐसे मिलके 10 लोग हैं. उनकी सैलरी कितनी होती है और प्लस जज की सैलरी, यू हैव टू कैलकुलेट इन एनुअल टर्म. सो जज जो रहते हैं वो अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट रहते हैं या कुछ जैसे प्राइवेटाइजेशन भी नहीं, होता ऐसा है? नहीं. देखिए, अब लोगों के को मालूम नहीं रहता, इसलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि जुडिशियरी इज रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. टू इनैक्ट यानी लॉ बनाने की जवाबदारी पार्लियामेंट से जुडिशियरी, यानी पार्लियामेंट मेक्स एंड देन फॉर एग्जीक्यूशन इट इज गिवन टू द जुडिशियरी. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग वर्क जुरिस्डिक्शन ठहरे हुए हैं, यानी काम बांट लिया है डिपार्टमेंट. हम एक को स्टेट लिस्ट कहते हैं, एक को कहते हैं सेंट्रल लिस्ट, और एक कंकरेंट लिस्ट रहती है कि जो दोनों को ओवरलैप करती है. डिफेंस इज द पोर्टफोलियो ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वेयर एज लोकल लोगों के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो है उनकी एक लिस्ट रहती है. जुडिशियरी इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट. बट क्या हुआ है कि फॉर द बेनिफिशियरी ऑफ पीपल नाउ जो प्रोहिबिशन के जो एक्ट आए हैं, दे ऑल हैव बीन हैंडेड ओवर टू द स्टेट फॉर एग्जीक्यूशन. कंज्यूमर कोर्ट इज अंडर स्टेट गवर्नमेंट, whereas our judiciary family court is under central government.
अब सेंट्रल गवर्नमेंट में हाई कोर्ट, Supreme Court, High Court, District Court, Sessions Court, all these are, and JMHC, these are their hierarchy in that way. यहाँ पे एक सवाल है कि हाँ। इतनी सारी हायरार्की जो बनाई हुई है, लाइक सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर आपका हाई कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, फिर लोअर कोर्ट, आपको लगता नहीं कि इससे जो एक कॉमन इंसान है उसकी लाइफ थोड़ी सी और स्ट्रगल भरी हो जाती है, कंसिडरिंग द एक जुडिशरी? आपका कहना बराबर है। सवाल ये है कि मैं आज खाना बनाती हूँ, मेरा मतलब है जरूरी क्यों है? नहीं, मैं वही बता रही हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, लेकिन सबको मेरा ही खाना पसंद आना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं। एक दूसरी बात ऐसी है कि उसका भी एक स्पेशलाइजेशन रहता है, और एक ही आदमी सिविल भी केस चलाएगा, वही क्रिमिनल भी चलाएगा, वही कंज्यूमर भी चलाएगा, तो ये इतना बल्कि हो जाएगा। पहले अपना फैमिली कोर्ट जो है, इट वाज अटैच्ड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इफ यू नो, जैसे 15 और 20 years बैक फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सब मैरिटल केसेस चलते थे। लेटर ऑन इट वाज नीड ऑफ द डे कि भाई मैरिटल केस, मियाँ बीबी के झगड़े इतने हैं कि इनके लिए ये करो। मैं जब बताती हूँ ना कि ये अपना फैमिली कोर्ट पहले अलका टॉकीज के पास एक ही मंजिले पे था, आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अपोजिट 6 मंजिली बिल्डिंग है, फिर भी कोर्ट कम है और नीचे लोगों की भीड़ है। एक तो पॉपुलेशन है, और एक ही आदमी हर तरह की स्पेसिफिकेशन नहीं दे सकता ना। और ये एक ही जगह आपने सब सिविल भी कोर्ट वहीं कर दिया, वहीं क्रिमिनल भी, तो इतनी गर्दी हो जाएगी, इतनी क्राउड हो जाएगा कि दे कैन नॉट बी एबल टू हैंडल। फॉर द हैंडलिंग पर्पस दे हैव डन सेपरेट कोर्ट्स. So basically segregation It's because important, of handling because it's those cases. we say it's a delegated power. Family court never comes in district court. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यदि आप गए तो आप मोटर व्हीकल कोर्ट में यदि गए तो मोटर व्हीकल कोर्ट का जज होगा वो डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर होगा, लेकिन वो एक में कोई ओवरलैप नहीं करते। इसमें अगेन एक अपील का सिस्टम जो हर इंसान का राइट है। फॉर एग्जांपल आपने फैमिली, सो मुझे ये समझा कि ये कोर्ट्स डिवाइडेड हैं बिकॉज कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हैं, नीड ऑफ सब्जेक्ट्स। यस, नाउ कमिंग टू आई मीन टेकिंग अ स्टेप बैक, अगर हम फैमिली कोर्ट की बात करते हैं या लेट्स से किसी भी कोर्ट की बात करते हैं, तो उसमें हर बंदे को अधिकार है कि वो अपने केस को आगे आगे बढ़ा सकता है या अपील कर सकता है। मोस्टली एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कि किसी का क्रिमिनल कोर्स है और लोअर कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं ये बंदा गिल्टी है, बट दिस बंदा डिड नॉट फील दैट वे, उसने अपील कर दी। सो बेसिकली अब वो अपील हायरार्की में ही करता है। यू कैन नॉट गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। लोअर कोर्ट से अगर आया तो लोअर कोर्ट में हाई कोर्ट जाएगा, फिर हाई कोर्ट से नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, राइट? तो मतलब यहाँ पे वो उसके पास ये पावर दी जाती है ना। मेरा क्वेश्चन 2 फोल्ड में है। एक फोल्ड ये है कि 3 कोर्ट अभी तो मैंने गिनाए हैं, आप थोड़ा और उस पर लाइट डाल सकते हैं। बट ऐसे में क्या होता है कि एक जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको बहुत चक्कर खाने पड़ते हैं, नंबर 1 चीज। दूसरा, उसको स्ट्रगल ये हो जाता है जो फीस की बात आती है, या बाय वर्च्यू ऑफ आवर इंडियन लॉ सिस्टम इट्स लाइक पीपल स्ट्रगल्स अ लॉट। ये बहुत अच्छी कहावत है कि लोग बाग सिर्फ किसी की केस चल रहा है तो उनका जिंदगी पर चलता ही जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली, बट दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। माय क्वेश्चन इज कि क्या हम उसको मतलब ऐसे केसेस को लेके क्या हम उसको ऐसा सेंट्रलाइज कर सकते हैं कि नहीं एक कोर्ट है, उसने जो जजमेंट दिया इज फाइनल। आई अंडरस्टैंड दैट देयर आर अदर थिंग्स एज वेल, जस्ट टू मेक द कॉमन पर्सन्स लाइफ लिटिल इजी। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपके हिसाब से, you being in judiciary for a very long period of time, what do you think could be a better suggestion to the Indian law or maybe in the judiciary system to make that other person's life little easy, little simpler, and hassle free basically? तो उनको ऐसा ना लगे कि अरे आज जो हम डरते हैं ना कि नहीं कोर्ट में नहीं जाना, लोगों को ये कॉन्फिडेंस आए कि नहीं कोर्ट हमारे लिए बना है और हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें जस्टिस और तो मिलेगा ही मिलेगा, हमको जजमेंट नहीं मिलेगी।
तो आपका क्या कहना है नहीं, उस पहला आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इसका उत्तर देती हूँ कि कोर्ट गिव्स जजमेंट एंड ऑर्डर, नॉट जस्टिस. आई एम सॉरी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जस्टिस एंड जजमेंट एंड ऑर्डर. क्योंकि किसी कोर्ट को ऐसी पावर नहीं है कि ऑन देयर ओन दे कैन deviate from the evidence, except for the consumer court. You have got a special power that if you feel that evidence is not sufficient, you can call. For civil court, I don't know they call or not, but it is not the good facility. So whatever the evidence is given, on that judge has to decide. On suo motu, he will not decide anything. Have you seen any full judgment order anytime? You please go through. I have got number of my own. So क्या होता है उसमें, पहला जो पैरा रहता है, पहले टाइटल में लिखा रहता है कि अंडर विच सेक्शन यू आर टेकिंग. सपोज आपने अभी अपन फैमिली कोर्ट में करते हैं तो म्यूचुअल कंसेंट का बताते हैं 13B. अब नॉर्मल आदमी को 13B कभी पता ही नहीं चल सकता, लेकिन अब वो जो टाइटल लिखते हैं उसमें लिखना ही पड़ता है, क्योंकि जज हैज नॉट टू सी ऑल द पन्ने के बाद. टाइटल ही नहीं लिखा तो क्या करोगे आप? तो पहले टाइटल लिखना पड़ता है, देन नेम ऑफ द पार्टीज लिखना पड़ता है, और देन कंप्लेंट में यू हैव टू स्टेट व्हाट इज द डिस्प्यूट, व्हाट इज द रीजन ऑफ द डिस्प्यूट, एंड देन यू फाइल द कंप्लेंट, जिसको हम पिटिशन बोलते हैं. कंप्लेंट इज रिटन, पिटिशन इज दाखिल के फाइल्ड. There is a difference between when you give a complaint to the court, it converts in filing of petition. एक बार आपने उसको हिंदी में बोलो कि दर्ज करते हैं, दर्ज करने के बाद में क्या होता है उसका आपका आगे जाता है. आपने दूसरा सवाल पूछा कि सब एक ही जगह क्यों नहीं है, तो मैंने बताया कि हर एक का सब्जेक्ट ही अलग है. खून का सब्जेक्ट जो है उसमें एविडेंस बहुत होता है. खून इज ए क्राइम विच इज हार्मिंग टू द सोसाइटी, सो उनके ऊपर एक्शन भी तुरंत लेनी चाहिए रहती. इसलिए क्रिमिनल कोर्ट्स आर नेवर स्लीपिंग, नेवर छुट्टी उट्टी नहीं रहती उनको. इफ यू डोंट नो, 24 आवर्स वन क्रिमिनल कोर्ट इज ऑलवेज वर्किंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. या अब आप जाओ नहीं जाओ बात अलग है, वो बात मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड. यानी जब सब जजेस छुट्टी पे रहते हैं तभी क्रिमिनल कोर्ट चालू रहता है, क्योंकि वहां पे दो तरह के लोग होते हैं. क्योंकि जो पुलिस जो पकड़ के लाती है तो कई बेलेबल ऑफेंस होते हैं, कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं. अब उस बंदे को बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है ये तो पता ही नहीं चल सकता ना. सो वहां पे पीपी रहता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहता है, बंदे का वकील रहता है, और वहां पे जो जज रहता है वो अथॉराइजली बताता है कि ये बेलेबल ऑफेंस है कि नहीं. और हर कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन रहती है, यानी टाइम ज्यूरिसडिक्शन है कि आज के बाद 5 साल बाद आप कंप्लेंट नहीं दर्ज कर सकते. यदि आपको कंज्यूमर कोर्ट में करना हो तो उसके लिए 2 साल का ये है. विद इन 2 years यू हैव टू फाइल. आपने पूछा अपील क्यों करते हैं, अपील इज अ राइट, बट उसको भी यह है कि विद इन 60 days यू कैन नॉट गो ऑन कि मैं 4 साल बाद मैं अपील करूंगा, ऐसा नहीं चलता. अपील इज योर राइट, बर्थ राइट हम कहते हैं कि करो ना अपील, लेकिन अपील करते समय आपको अपील की फीस भरनी पड़ती है. और दूसरा, अपील के वक्त क्या होता है कि जो अपर कोर्ट होता है वो फैक्ट्स और जो ये है उसके ऊपर नहीं, यदि लॉ पॉइंट होगा उसी के ऊपर डिसाइड होता है. और तीसरी बहुत महत्व की बात है कि अपने यहाँ अपेक्स कोर्ट हाई कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट डील्स विद द स्टेट टू स्टेट जो डिस्प्यूट रहते हैं या इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट रहते हैं या PIL. सुप्रीम कोर्ट ओनली हियर्स अपील फ्रॉम हाई कोर्ट. मीन्स नॉर्मली हम कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, ऐसा नहीं होता. और वहां पे भी लॉ पॉइंट पर कोई ये नहीं किया जाता. सचमुच यदि कोई पॉइंट रह गया है कि भाई अंडर ऑब्जेक्शन, यू हैव टू आर्ग्यू बिफोर द जज कि भाई दिस पॉइंट वाज नॉट डिस्कस्ड एंड इट वाज नॉट रिफ्लेक्टेड इन जजमेंट ऑर्डर, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग अपील. अब मैं कभी भी अपील कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है. दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग. और सबसे महत्व है कि अपने यहाँ झगड़ा करने की जो प्रवृत्ति है, मेरा भाई हमेशा कहता था कि कोर्ट वकील कभी नहीं मर सकता क्योंकि झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होता. जैसे हम कहते हैं कि भाई अच्छा हाइजीन होना चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, तो डॉक्टर लोगों की जरूरत नहीं रहेगी ना. लेकिन डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, अच्छा खाना मिल रहा है या अच्छा हम हाइजीन रख रहे हैं, सोसाइटी हैज टू डिसाइड द सेम थिंग. हम जितना झगड़ेंगे, अभी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम है,
जैसे हम अभी प्री लिटिगेशन में क्या काम करते हैं, वी ट्राई टू सेव दैट द पर्टिकुलर कपल शुड नॉट गो टू द फैमिली कोर्ट टू फाइल द कंप्लेंट. व्हाट मोर वर्क वी आर डूइंग. दैट्स व्हाई दे हैव ओपन प्री लिटिगेशन. एंड सेकेंडली व्हेन यू से कि पैसा बहुत लगता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको जो काम करते हैं वहाँ पे अकॉर्डिंग टू इनकम आपको फ्री में भी आपका केस चलाया जा सकता है. ये लोगों को पता ही नहीं. लोगों को मालूम ही नहीं रहता है, वो जाते ही नहीं डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हम कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते ही नहीं ना. मैं हमेशा जब लॉ कॉलेज में जाती तो मैं कहती हूँ इन सब बच्चों को ना 2-2 दिन हर कोर्ट में बिठाओ. तो अब ऐसा जब होता है ना, तो ये क्या करते हैं बच्चे मालूम है, ये बाहर घूम के आते हैं और 2 सही लेके निकल जाते हैं. अब इसके लिए हम क्या, अनलेस यू रियली फील लाइक टू एक्वायर नॉलेज, यू विल नेवर गो देयर. एज what happens even if there is a provision कि आपने फील्ड वर्क करना चाहिए, how many students do, they think कि फील्ड वर्क यानी tedious जॉब है. I do agree, क्योंकि आपको दूसरे के वहां जाना पड़ता है, उससे उसकी परमिशन पूछनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग आपको बैठना पड़ता है, वो नहीं बोला तो आपको बाहर खड़ा रहना. ये मेरे को भी समझता है, लेकिन आप पढ़ने आए हो तो यू कोऑपरेट ना फॉर सम टाइम. हमारे यहाँ बच्चों में आजकल पेशेंस ही नहीं है, क्योंकि क्या है कि हर चीज हमको मोबाइल पे अवेलेबल है. मेरे यहाँ जब लोग आते तो मैंने आपने गूगल में पढ़ा है, आप मेरे को बताइए कि आपको क्या क्या समस्या है, मैं आगे का बाद में बताती हूँ. तो बोलते कि आप ऐसे कैसे हो, क्या आप पहले नहीं बोलते. मैंने कहा आपका ज्ञान कितना ये मालूम होने के बाद ही मैं उसके ऊपर बताऊंगी ना, मैं पहले बता के क्या करूंगी. मैं तो सुनती हूँ, मैं घंटा भर सुनती हूँ. यानी एक कपल कभी कभी तो 2-2 घंटे बैठता है, और वो ऐसा हुआ, उसने मेरे को उस समय ऐसा किया, ये करना था, उसने इस कानून के मुताबिक मेरे से ऐसा पूछा था, ये ऐसा चलता है क्या, ये सेल्फ एस्टीम में बैठता है क्या, ये टॉर्चर नहीं है क्या. मैंने कहा तुम आप भी बोलिए, आप भी. मेरे को बहुत समय पर, क्योंकि क्या होता है कि उनको जब तक वो बोलते नहीं तब तक उनके मन में क्या है, भड़ास क्या है, यही समझ में नहीं आती. और उनका सब ने मैं कोर्ट में जाऊंगी. यार कोर्ट में जाना यानी क्या, गली में गिल्ली डंडा खेलने समान है कि मैं गिल्ली डंडा, आजकल तो बच्चे खेलते नहीं कहना, लेकिन गिल्ली डंडा खेलने के समान है नहीं. इतना इजी तो नहीं रहता ना ये. कोर्ट जाना यानी एक तो पहली बात है आपका समय जाता है, दूसरा आपको ट्रॉमा बहुत होता है, और तीसरी सबसे बात है कि सबको ऐसा लगता है कि हम कोर्ट गए कि कल हमको जजमेंट मिलेगा. ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि अपने यहाँ पेंडेंसी नहीं, अपने यहाँ कोर्ट ही कम है. According to the ratio of the what you say ratio of the litigants, बहुत कोर्ट बहुत कम है. JMFC के कोर्ट कितने हैं? JMFC, then district court, then high court, then supreme court, then we call it circuit bench. यानी जैसे हाई कोर्ट के 3 जगह बैठते हैं, गोवा में बैठते हैं, औरंगाबाद में बैठते हैं, अभी आप मांगे कि पुणे में बैठते हैं. क्योंकि क्या होता है कि उससे कम से कम हाई कोर्ट बॉम्बे का प्रेशर कम हो. ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट डजंट, एटलीस्ट टुडे, आज की जो कि रेशो बहुत ही व्यस्त प्रमाण है. लिटिगेंट रोज बढ़ते हैं, और उस मायने में जुडिशरी को कोई ये नहीं है. मेरे को और कुछ सवाल हैं जुडिशरी के ऊपर, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, क्योंकि मैंने हमारा टॉपिक डाइग्रेस हो गया था. हम दरअसल आपकी बातें कर रहे थे जहाँ पर आप बोले कि आप यहाँ तो आपने एज अ जज फिर वहाँ पे काम किया, उसके बाद का आपका क्या जर्नी है? मैं जब मैंने कंज्यूमर कोर्ट में थी तो यहाँ सतपाल सिंह करके यहाँ पे पुलिस कमिश्नर थे. हम लोगों को एक ऐसी पावर होती है प्रेसिडेंट को कि क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट इज ओनली कोर्ट वेयर जो जजमेंट ऑर्डर है उसका एग्जीक्यूशन वही होता है. देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स. ऑर्डर पास करने वाला जज कभी एग्जीक्यूशन नहीं करता सिविल कोर्ट में, ये याद रखिए. उसके लिए हम दरखास्त का कोर्ट अलग बोलते हैं, फिर से आपको वहां दरखास्त करनी पड़ती है, वो एक अलग प्रोसीजर रहता है. लेकिन कंज्यूमर एक्ट हैज अ प्रोविजन, आर्टिकल 27 था पहले, अभी नया जो है उसमें, कि जो ऑर्डर पास कंज्यूमर कोर्ट में की जाती है वहीं पे वो एग्जीक्यूशन के लिए भी दर्ज करा सकते हैं, और वहीं एग्जीक्यूशन भी होता है उसका. तो उस समय एक बार मैंने सतपाल सिंह थे, उनका एक कोई भी काम था, तो वो आए थे. बीइंग कमिश्नर ही वाज हैविंग ऑल पैराफर्नेलिया विथ हिम. लेकिन उन्होंने उनके ऑर्डर को बताया था कि मैडम से बोलिए कि मैं सतपाल सिंह आदमी करके बैठने वाला हूँ. मैंने कहा मेरे को कोई दिक्कत नहीं,
आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे को 100 लोगों में बिठाया, बस ये आपकी सोच है। मेरे सोच में क्या, मैं तो जहाँ बैठी हूँ मैं वहाँ से हिल भी नहीं सकते, और मैं आपको कोई ये नहीं दूंगी, यानी आप हैं तो आपकी पहले केस दूंगी, ऐसा कुछ मैं कर नहीं सकूंगी, बढ़ावा कुछ नहीं दे सकूंगी। आपको सीरियली लेना पड़ेगा, मैं आई विल सिट फॉर 5 years, नो प्रॉब्लम। वो होने के बाद उन्होंने बोला कि मैं 5 साल से देख रहा हूँ कि 5 घंटे से मैं देख रहा हूँ कि विद सो मच पेशेंस यू आर डेल्ट। मुझे सतपाल सिंह जी ने पूछा कि मैम आप रिटायर कब हो रही हैं? मैंने कहा कि मैं एक 4 महीने के बाद रिटायर हुई। बोले यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर पुलिस कमिश्नर ऑफिस, वी आर ओपनिंग काउंसलिंग सेंटर। At that time it was not named as Bharosa Cell, it was later on named. What was the year? It was 2011. 2011. Yeah. Okay. From there onwards, I was attached to that cell for a long time, Acha. till Corona. So by this time, you were already retired from Consumer Court. Consumer I Court retired as a by judge? 2011, September 2010 to be precise, but 11 like that. And afterwards, I joined Bharosa Cell. It was named, that counseling center was named later on Bharosa Cell. And what happened now, at the time of Corona, they restricted that those who have crossed 65 or 70, they should not come there. At the in between period, in 2018-19, our this Dalsa cell was open. I was attached to this cell. So I thought if they are putting restrictions for age, I will not go there. So I left that. And then totally I was attached to DALSA, our pre-litigation center. And then later on, you know that the pre-litigation center is for the only marital disputes, and to solve that, couple should not go and file their petition in the court of law. So they will not be facing trauma and separation and all these things. So we see and counsel to them to the level, our level, that they should amicably sort out their disputes. Right. That's all. Right. So this what you were doing in Bharosa Cell. Yeah, Bharosa Cell also is the same. Only the difference is there कि if you want to go to the court of law, then police will refer that case to our cell. So ये काउंसलिंग की जर्नी आपकी वहीं से स्टार्ट हुई थी? हाँ, कंज्यूमर कोर्ट इटसेल्फ इज अ बेनिवोलेंट ये है, यानी जिसको बोलते हैं कि समाज की अच्छाई के लिए बना हुआ है वो। तो वहाँ से कम से वहाँ पे काउंसलिंग बहुत करनी पड़ती थी, क्योंकि हमको उन ग्राहकों को, तो आप ग्राहक कैसे हो और कैसे नहीं हो ये भी समझा करके बताना पड़ता था, क्योंकि इन दैट कोर्ट ट्रायल्स आर समरी ट्रायल, यानी नॉट लाइक आवर सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट. Stages are only 3, but in summary trial you have to give, judges or have to give more counseling to the person, because you are not needed to hire a lawyer there. अच्छा, ओके. तो यू बीइंग अ जज देयर कंज्यूमर कोर्ट में, तो आप काउंसिल भी करते थे एंड जजमेंट भी देते थे? थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कैसे, मतलब इफ यू आर अ जज देन हाउ व्हाट हैपेंस, सपोज यू हैव कम, आपका कहना है कि मेरी होटल वाले ने वो थम्स अप की बॉटल जो है उसके ज़्यादा पैसा लगाए, आपने उसको पैसे दिए हैं, यानी आप ग्राहक बन गए, लेकिन इज इट वर्थ टू हैव अ कोर्ट केस फॉर दैट? फॉर दैट यू हैव टू टीच देम कि भाई 2 रुपए के फायदे के लिए यदि उसने आपसे ज़्यादा चार्ज लिया है, आपका समय भी जाएगा। तो आपको काउंसिल करते समय में ये बताना पड़ता है कि आपको पैसे यहाँ से मिल सकते हैं, कॉम्पेंसेशन मिलेगा। 2 रुपए कहे तो आपको 10 रुपए कॉम्पेंसेशन जज विल अलाउ, 5 टाइम्स भी बोला, लेकिन इसके लिए आपको 3 सेट ऑफ कॉपीज बनानी पड़ेंगी, उसके लिए आपको 50 रुपए इसका स्टैम्प फी देनी पड़ेगी, और कम से कम 4 बार तो आपको कोर्ट आना पड़ेगा। इफ़ यू आर लिविंग 5 kilometers away from this court, how will you come? So naturally, how much money you are going to gain? So after all, what you want to get satisfied. I will say कि he has done wrong, he will apologize before you, no? मेरा एक सवाल है इस पे, बहुत बेसिक सवाल है कि मतलब जैसे आपने जो अभी एग्जांपल दिया कि 2 रुपए किसी ने ज़्यादा ले लिए और जो कंज्यूमर था उसने जाके कोर्ट में आपको फाइल कर दिया, ठीक? तो जो ये द वेरी ओन कैसे परसेप्शन जो बना के रखा है कंज्यूमर कोर्ट का कि हम कुछ भी होगा हम कंज्यूमर कोर्ट चले जाएंगे, तो गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल नहीं बताया या गाइडलाइंस नहीं दी है कि नहीं आपका इस पर्टिकुलर
थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर रहता है तो आप करोगे, अदरवाइज जैसा आपने एग्जाम्पल दिया उससे तो मेरे पास 50 एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो दो नहीं जज होंगे, नहीं चीजें हो ऐसा जाएंगी। यानी पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन इज नॉट देयर हाँ, वाई? बिकॉज यदि आदमी डाउन ट्रॉडन है, पुअर घर से आया है, उसके ऊपर अन्याय हुआ है, ही कैन नॉट पे द कोर्ट फी ऑल्सो। बट मैम उसके ऊपर अभी जो आपने बोला ना नहीं कि मैंने वो आएगा कैसे, फिर नहीं उसमें मैंने भी तो खर्चा आएगा ना। काउंसलिंग आप बता सकते हो ना, लेकिन वो आना ही नहीं चाहिए, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ हाँ कि नहीं, मतलब। देखिए आपके यहाँ कोई आना नहीं चाहिए, इसके ये बात अलग होती है। ओके। और आने के बाद आप उसको क्या सेटिस्फेक्शन देते हो ये अलग बात है। हाउ यू डील अ पर्सन राइट। मीन्स आपके यहाँ यदि छोटा बच्चा रोता हुआ आया तो आप उसको मारोगे, उसको समझाओगे, या उसको भगा दोगे, या उसकी माँ को कंप्लेंट करोगे, या और कुछ करोगे? मैम इतना एम्पैथी क्या कोर्ट में आने के बाद मिलता है? पहला क्वेश्चन। नहीं, तो ये एम्पैथी यू हैव टू क्रिएट, फॉर दैट द स्पेशल कोर्ट्स आर मेड. If judges are not partaking, that's why in family court we have appointed counselor. Family court में counselor होने की वजह ही वो है. Do you know the step? When you file a petition in family court, first it goes to counselor. There are trained counselors in our family court. Why? What they do today, it's a totally different issue. But there are कि एम्पैथी रहनी चाहिए आपको. टूटते हुए रिश्ते कम से कम नुकसान में कैसे आप सुलझा सकते हैं, ये उन्हीं का काम है. इट्स नॉट अ वर्क ऑफ जज, क्योंकि अनलेस यू गिव द रिपोर्ट द जज इज नॉट गोइंग टू एंटरटेन दैट पिटिशन. बट ये सेटिंग कंज्यूमर कोर्ट में नहीं रहता. नहीं. राइट. तो मेरा सवाल वहीं पे था कि अगर ऐसे छोटे छोटे चीजें, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि लोगों ने किया क्यों, वो बात नहीं है. ये तो गवर्नमेंट ने लॉ बनाई है जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग. हाँ, बट पॉइंट इज कि अगेन अगर जो आपने एग्जांपल लिया था, अगेन मैं उसको एग्जांपल के ट्रीट कर रहा हूँ, एंड आई एम श्योर उस एग्जांपल के जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जिसमें आते होंगे ऐसे, उनका जितना पैसा लगता नहीं उससे ज्यादा वो खर्च कर देते हैं. राइट. तो मेरा वही पूछना था कि गवर्नमेंट जब ऐसा बना रही होगी या पॉलिसी मेकर्स ने जब ऐसा चीजें बनाया होगा कि हम ये सबकी सहूलियत के लिए, आम जनता की सहूलियत के लिए हम ये कंज्यूमर कोड बनाएंगे ताकि ही वुड नॉट गेट डिसीव्ड बाय द वन हु इज सेलिंग दैट प्रोडक्ट. राइट. दिस वाज द मेन फंडा. लेकिन हैविंग सेड दिस, देयर इज ऑलवेज अ crooked mind, not only from the consumers, sorry, the seller side, but also from the consumer side. Right, somebody wants to. तो कोई गाइडलाइंस ऐसा कुछ बनाया नहीं? There are guidelines and there are very less stamp fee. यानी अप टू, नया तो छोड़ दीजिए, मैं अभी जो है 20 लाख तक के केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलते हैं, उसको 85 रुपये लगता है स्टैम्प फी. अपने सिविल कोर्ट में बहुत अलग है, मायना रखती है. आपको वहाँ पे लॉयर देना नहीं पड़ता है, और आप उस पेशी पर आप आपकी सफाई दे के काम कर सकते हो, और एनी बडी कैन गो. और वहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट में बहुत बड़े बड़े बोर्ड पे साफ हिंदी में गाइडलाइन लिखी है कैसा चाहिए, और खाली 2 ही है कि यू शुड बी कंज्यूमर मीन्स ग्राहक, और आपने पैसा दिया है तो उसके आपके पास रिसीट होनी चाहिए. बिना रिसीट नथिंग विल बी एंटरटेन, क्योंकि आप उसको, रिसीट इज द एविडेंस ऑफ द अपोनेंट. और तीसरी सबसे की बात है कि इस कोर्ट में जो जजमेंट ऑर्डर होते हैं उसका एग्जीक्यूशन भी वही होता है. यानी फॉर एग्जीक्यूशन पर्पस पर्सन हैज नॉट सपोज टू स्पेंड द मनी. कितने दिन में ये सॉल्व हो जाता है एक केस? यानी गाइडलाइन ऐसी कहती है 90 डेज में आपको ये करना है, और एग्जीक्यूशन 45 डेज में. और ऐसे कितने जजेस रहते हैं जो ये सब करते हैं एक सेटिंग? पैनल ऑफ 3 रहता है, एक सोशल वर्कर रहता है, उसके बाद में एक मेल रहता है बाहर का, और एक चीफ जज रहता है. जो सोशल वर्क आता नाउअडेज आफ्टर दिस दे हैव अमेंडेड 2020 में. तो नाउ ऑल आर लॉ ग्रेजुएट्स, बिकॉज टू राइट जजमेंट ऑर्डर you should have that, you should know the decorum of judiciary as well as you should know the procedure how to write the judgment order. That's why nowadays, previously it was not that. So everybody is allowed to come and talk to that judge also, no problem. So समझो अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुआ है एंड मैं आता हूँ कंज्यूमर कोर्ट में, मेरे लिए क्या स्टेप्स रहेगा? तो पहले ही ऐसा है कि आप आपकी कंप्लेंट लिख के लाइए, और वहाँ पे एडमिशन बोर्ड करके रन करते हैं.
यानी आप अंदर पिटिशन फाइल करने के पहले ही आपकी डिसाइड हो जाती है कि वेदर आर यू रियली कंज्यूमर और नॉट। वो कैसे तो डिसाइड वो करते हैं? जो आप कागज लाओगे तो उसके लिए हु इज कंज्यूमर सेक्शन 2 का ए बी से लेकर जे तक उसका क्राइटेरिया बना हुआ है कि हु इज कंज्यूमर, एंड ऑन दैट दिस इज द एडमिशन कोर्ट डिसाइड करके वेदर यू आर एंटाइटल्ड टू फाइल द कंप्लेंट और नॉट। ऑलराइट, एंड लेट्स से मैंने फाइल हो गया, एंड हाँ, देन व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोसेस? उसके बाद का प्रोसेस उसके बाद में कंप्लेंट अपोनेंट को आपको नोटिस भेजनी पड़ती है। अपोनेंट हैज टू गिव द से, then you have to, if you want to do orally argument, you are allowed, but so in summary trial always the written argument is entertained for the and closing पुरुषिस कहते हैं कि जिसमें हम जो कुछ कहना था कह दिया, इसके आगे हमको कुछ कहना नहीं, दोनों तरफ की क्लोजिंग पुरुषिस है कि इट इज जज इज फ्री टू गिव जजमेंट एंड ऑर्डर। गिल्टी पर्सन जो भी रहेगा, हाँ, क्या वुड ही बी रिस्पॉन्सिबल और कन्विक्टेड फॉर जेल? होता है, पॉसिबल है? yeah, only for 3 months jail can be given 3 months jail, Yeah. not more than that. Okay. और इसका भी if he cannot give the whatever the penalties has been given to him, suppose 1 lakh पेनल्टी तो और रहता है उसमें कि आप दंड भरिए या फिर आपको जेल होगी, ऐसा। अच्छा, उसमें मेरे को अगेन एक सवाल है कि या तो आप जेल जाइए या तो फिर आप भरिए। हाँ, अभी कुछ बंदे लोग होते हैं जो थोड़े से अगेन क्रूकेड दिमाग रहते हैं, बोलते हैं नहीं मैं तो जेल चला जाऊंगा, मैं पैसे नहीं भरूंगा। और दूसरा जो कंप्लेनेंट होगा, कंप्लेनेंट फिर सोचता है मेरे को तो क्या फायदा? मेरे को तो फायदा ही नहीं हुआ ना, जेल चला गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। मतलब मेरे को क्या सेटिस्फेक्शन मिला? मैं आया था ताकि मेरी मॉनिटरी जो मुझे लॉस हुआ है, दैट लॉस आई वुड बी रिकवरिंग, उसके लिए कोर्ट क्या करता है? एग्जीक्यूशन में देन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। ओके, But the moment you attach the property, it goes to the Tahsil Kacheri because it becomes a revenue case. जैसे लगान लेना है, आपके जमीन के कागजात निकालने हैं, इसके लिए अपने यहाँ रेवेन्यू का कोर्ट तहसील कचहरी में अलग चलता है। द मोमेंट यू से कि अटैच द प्रॉपर्टी मीन्स यानी जिसको बोलते हैं चल और अचल संपत्ति। चल संपत्ति यानी आपके खिस्से में रख के आप कहीं भी ले जाते हैं, उसको हम चल संपत्ति बोलते हैं। अचल संपत्ति जो जमीन से जुड़ी है, विच कैन नॉट बी डेविएटेड फ्रॉम द है, तो वो क्या होता है कि अचल संपत्ति का जो रिकॉर्ड होता है वो तहसील कचहरी में होता है। So even if the judge orders, there should be property for that, no? So then they have to go for the collaboration with the judge and the tahsildar. So then it becomes a revenue case. कंप्लेनेंट को फिर वहां जाना पड़ेगा। हाँ, मतलब वो अभी तक तो यहाँ नहीं, कंज्यूमर कोर्ट में लड़ रहा था, नहीं, लेकिन उसको फैसिलिटी सब देते हैं। यानी जज भी यहाँ से आदमी तक भेजते हैं कि भाई जाके देखो, उसको पढ़ने नहीं आता है, लेकिन तहसीलदार के वहाँ क्या होगा ये हम यहाँ बैठ के नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसका उनका जो जुरिस्डिक्शन है वो बिल्कुल अलग है। और अटैचमेंट का जो सवाल है कि हम डायरेक्टली सेल भी नहीं कर सकते। इफ इट इज ऑलरेडी मॉर्गेज, देन यू हैव टू गो फॉर द इंश्योरेंस, then you have to see the whether mortgage deed is done by or registered or with the bank or not, that or finance companies. Lots of problems are there in consumer act. No, minimum you should have knowledge of 47 to 50 acts. For civil court it is easy, I tell you. ओके, ओके, बट इसमें फिर जो कंप्लेनेंट था वो वापस स्ट्रगल फेज में ही आ गया ना। स्ट्रगल फेस तो उसको पैसा चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि पीपल फॉर पेनल्टीज हैव नॉट मोर देन 10,000 or 50,000 रहती है। इट डिपेंड्स अपॉन द केस हाउ मच लॉस ही हैज गॉट, बिकॉज जज हैज टू दो उसको वो भी तुलना करनी पड़ती है कि आपने कितना पैसा लगाया था, उसके आप कितना कॉम्पेंसेशन मांग रहे, कितना हरासमेंट का चार्ज, तो वो इतना ही देते हैं कि जितना वो फिजिबल होगा उसको। ओके, मतलब एक सिनेरियो बोलता हूँ मैं आपको कि लेट्स से यही केस आप कर लेते हैं। ये केस के अंदर में जो कंप्लेनेंट है, समझो ही इज कमिंग फ्रॉम a very lower background family and he is struggling with money and he needs money. He thinks that he got deceived by this person and by virtue of law, the judge has also ordered him to send to the jail than giving the compensation, right? Now
during this process, the complainant who actually got harassed mentally, Yeah. right? Because first he has Yeah, to go yeah, to court, definitely, yeah. then he has to follow all the procedures, etc., etc. पैसा तो लॉस हो ही रहा है उसका. अभी आपका वो एग्जांपल देते हैं कि उसमें वो रेवेन्यू केस में Yeah, समझो yeah. तहसील में चला गया करके, वो अगेन नो मैटर Yeah. कुछ भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट बेसिकली आई एम टचिंग अपॉन द मेंटल हेल्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हु गॉट इन्वॉल्व्ड unnecessarily Yeah. just to seek the justice. So there isn't any justice which had happened. It was all the struggles what he had faced during this entire process. So I'm asking, my main question here is कि let's say he commits suicide in this case, out of all the harassment what he has faced, who would be responsible for it? Look, first thing, mental position में एक याद रखिए कि when you get aggravation, आपको गुस्सा कब आता है? आई थिंक जब मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी तरह से पूरी नहीं होनी जिस तरह से मैं चाहता हूँ. मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती और उस एग्रेशन में मैं क्या करता हूँ. सेकंड क्वेश्चन, आई फील डिसीव्ड, आई फील चीटेड. एट दैट टाइम इफ यू कैन जस्ट थिंक ओवर इट कि मेरे सपोज ऐसा मैंने जो थम्स अप की बॉटल का बताया कि 2 रुपए के लिए मैं मेरी मेंटल हेल्थ कितनी खराब करूं, ये यदि सोचो आप तो कितना करोगे. क्योंकि क्या बात है कि जब मैं मेरे एग्रेशन के लिए, मैं मेरे मेंटल हेल्थ के लिए कोई विचार भी नहीं किया मैंने, और मैं चिल्ला रहा हूं और मैं कोर्ट जा रहा हूं, तो एम आई रियली राइट? Of course not. Depends on the intellectual level. What I mean to say, 90% झगड़े जो होते हैं वो एग्रेशन से होते हैं. Yes. 90% झगड़े जो होते हैं वो एक में का जेलसी करके या एक में से आगे जाना है, वो मेरे से अच्छा है या बुरा है, इसके कंपैरिजन में होते हैं. मुझे लगता है और थर्ड रहता है जो अपेक्षाएं जो रहती हैं, वो जो बचपन से जो आपके ऊपर जो अपेक्षाओं का जो बीज बोया जाता है ना, वो बीज जैसा बढ़ेगा उसके अनुसार आपका मेंटल हेल्थ सिक्योर कर सकते हो. मेरे को यदि पूछा तो मैं कहूँगी 2 रुपए मेरे खिस्से में से ले और आवाज बंद कर दे, कटकट को. लेकिन जो आदमी 2 रुपए के लिए यहाँ आता है तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? हम उसको नहीं कह सकते कि आपके लिए दरवाजे बंद है. Yes. क्योंकि वी आर फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, बेनिवोलेंट केस बोलते हैं, बेनिफिशियरी ऑफ है, तो वो तो बेनिफिशियरी है, उसने पैसे दिए हैं. आप क्या कर सकते हो? दोनों को बुला के आप जिसने 2 रुपए उसको बोलो कि तूने गलती क्यों की. आप झगड़ा वहां पे समाप्त करवा सकते हैं. इसको हम मीडिएशन कहते हैं, जिसको जो कंप्लेंट दुरुस्त करना कहते हैं. इसके लिए आपको अल्टरनेटिव जो डिस्प्यूट रिड्रेसल का उसका ट्रेनिंग होना चाहिए. यानी आप काउंसलिंग करते हो, उसके आगे की स्टेज आती है मीडिएशन पे. ये उसने दाखिल ही किया है तो उसकी क्या भूख है ये तो समझिए. 2 रुपए के बजाय वो यदि वो आप कन्विंस कर सकते हो अपोजिट पार्टी को कि 10 रुपए दो और झगड़ा खत्म कर दो, तो आपकी भी भलाई है, उसकी भी भलाई है. होता क्या है कि हम अपना ईगो इतना शार्प रखते हैं, वी डोंट वांट टू कम डाउन, वी डोंट वांट टू थिंक. एंड जहाँ थिंकिंग पावर खत्म होती है वहां से जो जर्नी शुरू होता है वो अनकंट्रोलेबल रहता है. फिर उसके लिए सोशल कोई भी स्टिग्मा लगाइए, कोई भी लेबल लगाइए, उसके ऊपर आप कुछ भी कहिए उसको, लेकिन जहां से कंट्रोल है, आपके गाड़ी का कंट्रोल गया तो गाड़ी खड्डे में जाएगी, नदी में जाएगी, चट्टान पे गिरेगी या कहाँ गिरेगी, जैसे आप नहीं ठहरा सकते. क्योंकि वंस यू लूज द कंट्रोल गॉन. द सेम थिंग है, मेंटल कंट्रोल्स आर लाइक दैट. एंड छोटे बच्चे को छुटपन से हम जब समझते हैं कि भाई इनडिस्क्रिमिनेशन चाहिए, भेदभाव चाहिए, आप जरा शांति से सुनो, शांति से खेलो, अपने भाईचारे से रहो, अपने भाई बहनों से खेलो, अपने इसमें का किसी से शेयर करो. आजकल इन सब बातों की कोई जरूरत ही नहीं रही है. शेयर करना तो हम क्यों करें? और इन सब का जो मेंटल प्रोसेस है, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर एग्रेशन, और वहां से झगड़ा शुरू होता है. ऐसा मेरा कहना है. वो अच्छा है बुरा है ये तो जो आदमी कंप्लेनेंट है उसके मुंह पर डिपेंड करता है. मैं और आप डिपेंड करके अपन कुछ, हाँ, मेरे यहाँ आया तो मैं उसको ऑल्टरनेटिव बताऊंगी कि ठीक है तेरे को 2 रुपए कम है, वो तेरे को 10 रुपए देने को तैयार. चाहिए कि तेरे को कंप्लेंट के इतना खर्चा करने से बजाय तू 10 रुपए ले और तू भी जा, और मैं उसको समझाऊंगी कि अगले बार से मत करना ऐसे.
क्योंकि वो बताता है कि मैंने 10 के 12 रुपए क्यों लिए, क्योंकि मेरे को मेरा होटल चलाना पड़ता है। आप जब बाहर लेते हो वो 10 रुपए की बोतल मिलती है तो रास्ते पे वो उस पर रखा रहता है, वो ठंडा गर्म कुछ भी हो तो भी आप पीते हो। मेरे यहाँ तो आपको ठंडा करने के लिए मेरे को पैसे लगे होंगे कि नहीं, टेबल पे सर्व करने के लिए मेरे को वेटर को चार्जेस देने पड़ देंगे, वो कहते हैं ना। लेकिन सवाल यह है कि उसको ऐसा लगता है कि भाई एमआरपी के ऊपर का पैसा इसने लिया ना, क्योंकि हमारी जो सोच है उस सोच में पहले एक गलती है कि एमआरपी के ऊपर हम ये नहीं सोचते कि मैं एमआरपी के ऊपर जाकर मैं ले रहा हूं। आप क्यों नहीं रास्ते पे खरीदते हैं? आप मॉल में जाते हो, मॉल में जो लेबल होगा वो लेबल की चीज खरीदते हो। आप जब हॉकर से देते हो तो आप उससे बार्गेन करते हो क्यों? That's a sheer human mentality. Because it has been trained in our परंपरा, जैसे रूढ़ी परंपरा, बचपन से यही सिखाया जाता है। बच्चा झूठ बोलना कब सीखता है मालूम है आपको? मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। घर में 4 आदमी हैं, आपके यहाँ गेस्ट आए, सास ससुर हैं, आपका उस औरत का हस्बैंड है, एक छोटा बच्चा है और एक वाइफ भी हो, मैंने गेस्ट के साथ आई है। अंदर उसकी माँ ने यदि उसको उसके हस्बैंड को इशारा करके बताया कि सब्जी खत्म हो गई, यानी इसका मतलब हस्बैंड को समझता है, लेकिन वो बच्चा क्या बोलता है, आई म्हणते भाजी संपली। आपको समझ में आया? उसके चिल्लाने से कितने प्रॉब्लम तैयार हुए बताइए मेरे को। काफी सारे ईगो क्लैशेस। एम्बेरसमेंट तो है पहली बात। दूसरी बात है कि उस औरत का क्या गलती की जिसको सास ससुर डांटेंगे। तीसरी बात, जो खाने बैठे हैं तो वो कहेंगे क्या कंजूस लोग हैं, इनके सब्जी खत्म हो जाती है। चौथी बात, वो बच्चे को आप बोलेंगे कि लोगों के सामने आपने ऐसा कहना नहीं चाहिए था, यानी आप झूठ बोलना सिखाते हैं उसको। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? Right from the beginning, parents. There it starts. Mental process is always you have to make कि where it starts, how it starts and how it originates. वो पनपती कैसे है? I think we got a bit of digress from our main topic. मेरा सवाल था कि वो जो complainant था, वो in the process of seeking the justice, right? He got frustrated, got harassed, and he committed suicide because of all of these things, because of the mental health situation, or I would say law का, Indian law का जो भी settings है उसके हिसाब से। I was asking who should be held responsible? Who is responsible for the suicide when in law process when somebody commits? Am I right, bro? देखिए, लॉ प्रोसेस हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, पहली बात। दूसरी बात है जो कंप्लेनेंट है उसका मेंटल हेल्थ कभी चेकअप ही नहीं हुआ है क्या? आप जब कंप्लेंट लिखते हो तो वकील ऐसा नहीं पूछता कि आप मैड हो, एग्रेशन में हो, या उसको एक मालूम है कि कंप्लेंट ड्राफ्ट करने के उसको पैसे मिलने वाले, हिज जॉब इज ओवर देयर। कंप्लेंट को वो एक होप देता है। आदमी हमेशा आशा और इन बड़े सपनों के ऊपर जीता है कि मैं तेरे को कोर्ट केस जिता दूंगा। ये उसका जो जिताने का जो ये है ना, क्या बोलते हैं ना, जो लालच देने की जो प्रोसेस है, इट इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सुसाइड। यदि उसकी भूख ही आपने इतनी नहीं बढ़ाई होती तो वो काय के लिए जाता है वहां पे? Are you saying advocates are responsible for it? That's why I always say कि how it is handling is very important for any issue. So why don't we put a governance before How can you advocates? Advocates, there is even submitting it to the court of law. एक याद रखिए, there is a code of conduct for advocate, that is called advocates law. As a doctor takes oath for medical practice, let me tell you how many doctors are doing proper practice, then I will answer for the law also. Because every law is done, how the act is done, because the people support, legislation is made on people's demand. But if people don't adhere to execute it properly, who is responsible? How many times you are going to amend the law? Because adherence is not taught right from the beginning. But ma'am, why this is only the issue in India?
Not in India. So You will find. I've been doing certain research, ma'am. There I found that laws of other countries. Yeah. Maybe you see No, you can- there is bureaucracy, there is corruption everywhere. Yeah. No denial of that. But the thing is, the level on which it is happening in other countries versus in our country is like zameen asman ka difference. Specifically in the institution of a noble profession like doctors, medical field, and then in law field where people seeks for justice. तो आप जब यहाँ दूसरे की कंट्रीज को थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे भी होता है, लेकिन the ratio is very less versus the ratio what we are getting in India is very high. Is it a sheer example of a greed which is ingrained in like Indians, or is it from where it's driven and why? Basically, I'm trying to correlate the example of advocate and then. No, I do agree. Look, first thing, you have to compare our population in foreign, the country where you are seeking data, ratio of the population. Secondly, we have taken law and judiciary 70% from Britishers, because Britishers were here. And on that basis, we have now running this judiciary for last 70 years. And thirdly, their complainant is either very rich or very poor. Poor because they get dole. You understand? Yeah. So dole, there is no need to do anything. In India, there is no dole. आपको कमाई बिगर खाने की कोई ये नहीं है. Secondly, ours is an agriculture country. In agriculture farm today, we don't get labor. Why? Because everybody is selling land and coming to Pune or urban area. What they do here in urban area? Because बाप का पैसा मिला है, उड़ाया जाओ. जब खत्म होगा तब हम क्या करेंगे? By the time we get addicted to all these things in such a way that we don't care for anything. इधर चोरी कर रहे हैं या एडिक्शन कर रहे हैं या औरतों से छेड़छाड़ कर रहे हैं, वी बिकम व्हाट जैसे संवेदना शून्य, यानी जिसको बोलते हैं नॉन सेंसिटिव हो जाते हैं. और ये जो पॉपुलेशन है, दिस पॉपुलेशन इज जस्ट लाइक इफ यू गो थ्रू आफ्टर 2 world wars and in 1919 and 1945, in this period whatever the population has come, means हम उसको वॉर टाइम प्रजा बोलते हैं. उनको उनके माँ बाप का पता नहीं, उनके कल्चर का कोई पता नहीं है, वो किस बेसिस पे किसी को क्या सिखाएंगे. और ऑल दिस माइग्रेटेड पीपल आर लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज. इफ यू आस्क मी, इन USA all are migrated and for the sake of gold, Macanese gold, like that. And when we see that is good, because what we have been taught की पाश्चिमात्य लोकांची संस्कृती चांगली आहे. आपल्या इथे नमे कर्म फले स्पृहा, आप बोलो भी मत और खाने का मांगो भी मत, यानी मेरे को क्या मिलने वाला है ये भी हमको इच्छा करो मत, ऐसा हम हमारे सनातन धर्म में पढ़ाते हैं. इनके मेरे को ये क्या देगा, उसके बाद रिटर्न मेरे को क्या मिलने वाला है. आदमी का नैसर्गिक प्रवृत्ति ऐसा है कि मेरे को आज क्या मिलने वाला है. और आदमी की जो भूख होती है ना, वो भूख आपको हर चीज में आपकी सोच बदलने को बताती है. और वॉर टाइम की जो प्रजा है, वो जो प्रजा आज हम जिनको बोलते हैं कि वो बहुत अच्छे कल्चर लोग हैं, रियली आर दे कल्चर? इफ यू आस्क मी, दे आर हैविंग मैक्सिमम इलनेस, मैक्सिमम थिंग्स ऑफ नॉट हैविंग एनी गुड रिलेशनशिप विद देम, बिकॉज उनके यहाँ तो कोई शादी करने की जरूरत ही नहीं ना. बच्चे होंगे तो होंगे, सरकार को लगेंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाना तो नहीं पढ़ाएंगे. लिस्ट, यानी उनको कोई सेंसिटिविटी नहीं है. वी शुड नॉट कंपेयर. हम ऐसा कहते हैं कि लंगड़ा और लूला और सादा आदमी एक साथ रेस में नहीं जा सकते. हाउ वी कैन कंपेयर ourselves with them? Let me know. Because ours is a totally different culture and we are not war time प्रजा. हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हमने वॉर भी नहीं देखा है.
जो लोगों ने वॉर देखा है, यानी जो लोग सेपरेशन के वक्त इधर आए, उन्हीं लोगों ने देखा है। उनकी संख्या कितनी है अपने भारत में? उस समय 1 करोड़ थी, आज 140 करोड़ में कितने लोग हैं? उनका कितना बेनिफिट हुआ? इसका यदि रेशो निकालो तो आप यदि यूएसए या इटाली या जर्मनी, आज जर्मनी की इकोनॉमी क्या बोल रही? ब्रिटिशर्स आर हैविंग रेशन, टमाटोज ऑन रेशन। यहाँ पे आप 30 रुपए किलो में ले लो। ये जो है ना, ये इससे आपकी मेंटेलिटी, सोच में ही फर्क हो जाता है। और वो सोच कहाँ जन्मती है? जब आपकी भूख आपको बताती है कि आपको क्या करना है। यदि आपको आपकी भूख घर में सेटिस्फाई होती तो आप बाहर कब जाओगे? आपको चेंज करने के लिए जाओगे। लेकिन जिनका कोई यही नहीं है, रिसोर्सेस ही नहीं है, वो क्या करेंगे? इसलिए लॉ कितने भी बनाए, गवर्नेंस कितना भी बढ़ाया, अनलेस वी चेंज, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो एक्ट बनते हैं, जो जुडिशियल, वो किसके लिए है? समाज के लिए है ना। जब तक समाज की सोच ही नहीं बदलती, आप कितने भी हजारों कायदे को अपने हर साल अमेंडमेंट जोड़ते हैं। आर दे नॉट डूइंग? दे आर डूइंग, बट इट इज नॉट फ्रूटफुल बिकॉज अधेरेंसीज नहीं है, मालूम ही नहीं है किसी को। आप इतना काम कर रहे हो, किसी को मालूम नहीं कि आप अवेयरनेस के लिए इतना खर्च कर रहे हो। आई अग्री मैम, बट अगेन कमिंग बैक टू माई पॉइंट, जो पॉइंट मैं बोलना चाह रहा था कि हमारे जो समाज के लोग हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट जुडिशरी एंड द नोबल सिस्टम लाइक मेडिकल्स। मैं बताती हूँ, मेडिकल कॉलेज में भी एक बच्चे को आपको पढ़ाना हो, कितने साल पढ़ता है? 5 साल, 4 साल, 4 साल। देखिए, आपको इंटर साइंस यानी 12वीं तक का एजुकेशन फ्री है। 12वीं से लेकर तो आपको 5 साल MBBS होने को लगते हैं। 5 साल। उसके बाद 1.5 साल आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, दैट टू इन रूरल एरिया। आज के जमाने में खाली MBBS डॉक्टर को कोई पूछता नहीं, so he has to go for specialization. By the time he finishes his specialization, वो हो जाता है 28 साल का। वो शादी करेगा, वो घर बसाएगा, वो हॉस्पिटल खोलेगा या नौकरी करेगा। यदि आप कहोगे कि नौकरी करेंगे तो गवर्नमेंट इसमें आपको कंपलसरी लोगों को डॉक्टर को सर्व करने के लिए करना पड़ता है गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि आजकल डॉक्टर ही नहीं मिलते। द मोमेंट यू बिकम डॉक्टर, यू गो अब्रॉड, यू गो टू लंदन। वहाँ पे 1 साल 1.5 साल का ये क्या आपके गवर्नमेंट, वहाँ पे गवर्नमेंट जो ये है हेल्थ पॉलिसी, वहाँ पे डॉक्टर को सब मिलता है। अपने यहाँ MBBS डॉक्टर को यदि पूछो तो उसको कुछ भी नहीं मिलता ना। मेरा सवाल है तो प्रोफेशनलिज्म न आने का कारण यह है कि अपने यहाँ जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है उस प्रोफेशन को आपके पेट भरने लायक बनाने में, वो इतनी बड़ी है कि आपको ये सब बातें करनी ही पड़ती है अंडर कंपल्शन। 10 में से 1 डॉक्टर अच्छा रहता है, बाकी को सबको कट प्रैक्टिस या रेफरेंस की प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं। आप यदि डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर बोलता है कि आपको ब्लड भी करना चाहिए, शुगर भी करना चाहिए, आपको BP क्या, क्योंकि वो सब डॉक्टर लोगों की यदि आपने ये नहीं की, भूख पूरी नहीं की, तो अगले समय वो आपको डॉक्टर पेशेंट ही नहीं भेजते ना। वकीलों का भी वैसे ही है। जिनका PR अच्छा रहता है वो कैसे PR मेंटेन करते हैं? आपको PR समझता है, कैसे मेंटेन करते हैं? उनको पार्टियां देते हैं, उनको अब्रॉड भेजते हैं, उनको वेकेशन की छुट्टियां मिलते हैं। ये सब एक अच्छा लॉयर बनने के लिए, यानी जिसको जो कमा के आप जूनियर रख सकें, उसको 10 साल यानी 5 साल लॉ करो, फिर LLM करो तो 2 साल जाते हैं, यानी 7 साल गए। उसके बाद 3 साल कम से कम किसी बड़े सीनियर के हाथ के नीचे काम करो, यानी 10 साल गए। और उसके बाद देयर इज नो गारंटी फॉर वकील की ही विल अर्न मिनिमम 10,000 रुपीज अ डे। आज अपने यहाँ बार काउंसिल की, यानी अपने फैमिली कोर्ट के बार काउंसिल में 500 लड़कियां वकील हैं, उनको कितना पैसा मिलता है? सो प्रोफेशनलिज्म कब आएगा? भूखे पेट आदमी नहीं रह सकता भाई साहब, ये रखे। और जिसका भूखे पेट रहना पड़ता है वो आपको कोई आइडियलिज्म नहीं सिखा सकता, वो अदेर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो कितने दिन भूखा रहेगा, कितने दिन उसके फैमिली को भूखा रखेगा। और अपने यहाँ की जो अभी सिस्टम है, उस सिस्टम में अपने यहाँ एक मेडिकल की यदि आपको ये लेना है, मेडिकल का एजुकेशन लेना है, तो पहले 10 लाख रुपए तो उसको आपको डोनेशन देना पड़ता है। Right. The system. Due to the reservation. So you think system is responsible for all this? Definitely. But there is a system हम नहीं बनाई है।
एग्जैक्टली। और हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम ऐसे सिस्टम बनाते हैं तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? हम रिस्पॉन्सिबल। चेंज क्यों नहीं कर तो सकते? हम चेंज करने के लिए हम जो लोग चुन के देते हैं उनके हाथ में क्या देते हैं वो देखिए। नहीं तो चेंज क्यों नहीं कर सकते? कौन करेगा? 90% तो वोटर ऐसे हैं कि जिनको आज महीने को एक वोट के 5,000 रुपए मिले, 5 दिन खाना पीना मिल गया, 5 साल नहीं पूछते, जाने दो ना। पब्लिक ओपिनियन, हाउ विल यू प्रिपेयर? सावित्रीबाई फुले जब चालू किया उन्होंने एजुकेशन, तो लोग उनको मारते थे, गंदगी फेंक के मारते थे। आज हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि औरतें कि हम आज पढ़े लिखे बड़े हुए, और ये सहन करने के लिए आप लोग में से कितने लोगों के पोटेंशियल तैयार हैं? It right now I'm feeling like, we are in such a vicious trap, या wherein you know solution and नहीं, even you do not know नहीं, solution. हम मर भी नहीं सकते और जी भी नहीं सकते। आई डू एग्री विथ यू, इसमें कोई दो बात नहीं। क्योंकि क्या है कि फिर भी ऐसा है कि जो 5% आप कुछ सोचने वाले हैं, इससे बहुत अच्छी जिंदगी है। आप यदि अब्रॉड जाओगे तो आज अब्रॉड से लड़के यहाँ, इंडिया के लड़के अब्रॉड जाने को तैयार नहीं है। ये मेरी जो खुद ग्रैंड डॉटर है, शी इज MS फ्रॉम स्कॉटलैंड साइकोलॉजी में, मैं बताती हूँ। मैंने उससे पिछले छुट्टियों में आई थी दिवाली पे, तो मैंने कहा तेरे को PhD करने आना था तो तू जाती क्यों नहीं तू लंडन में? तो बोले आजी मला रॅशनवरचे टमाटो नाही खायचे। यानी नाउ दे नो कि देयर इज नो स्कोप फॉर ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, मैं यू बीइंग इन द जुडिशियल सिस्टम अगेन, मेरे को कोई ऐसे 5 मेजर प्रॉब्लम्स बताइए जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम अभी फेस कर रहा है, और उसका कुछ भी एक अगर आपके हिसाब से सोल्यूशन क्या हो सकता है? नहीं, सोल्यूशन 5 नहीं तो 3 भी चलेगा। नहीं, मैं बता सकती हूँ, सोल्यूशन नहीं बताऊंगी, लेकिन ठीक है, तो उसका कारण ऐसा है कि सोल्यूशन मैन टू मैन डिफर होता है। करेक्ट, बट दैट्स व्हाई आई आस्क्ड योर ओपिनियन। हाँ, योर ओपिनियन। पहली बात तो ऐसी है कि पहले इशू क्या है, अपने यहाँ जो इशू है, पहले एजुकेशन से शुरू करना चाहिए। आप जो लॉ का एजुकेशन देते हैं तो उसमें जैसे आप 50% पासिंग रखते हैं, मेडिकल को, लॉ को भी 50% पासिंग है। अभी 50 है, बताती हूँ। लेकिन 50% पास होने के बाद फुल फ्लेज वकील हो जाते हो। 50% मेडिकल चैनल में पास होकर आप डॉक्टर नहीं बनते, क्योंकि आपको मेडिकल का नॉलेज नहीं रहता तो आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसलिए ये कंपलसरी होना चाहिए कि आप जहाँ से स्पेशलाइजेशन करने जा रहे हो लॉ में, जो कुछ भी लीगल सिस्टम में जा रहे हो, तो उसके लिए आप उतना ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लो। तो ये गवर्न कहाँ से होता है मैम? ये गवर्न होता है अपने यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम आती है, जैसे अभी अपने यहाँ लॉ कॉलेज बनते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि 20 लेक्चर आपको कोर्ट में जाके अटेंड करने हैं, वो करते ही नहीं है। So why we are giving certificate? नहीं, why we are giving certificate, it's a totally different issue. I will tell you why they don't want. वो बोलते हैं कि हम करेंगे क्या, वहां पे जाके कोई काम ही नहीं होता। Okay. आप लोग, हाँ, दे ब्लेम। क्या होता है, ये सिस्टम चल रही है कैसे, मैं आपको ब्लेम करती हूँ, आप मेरे को ब्लेम करो। Okay. और 2 रोते हुए बच्चे किसी को हंसा नहीं सकते। बट पिताजी बोल तो सकते बेटा कर क्यों रहे हो ऐसा? और तो करा तो सुनने के लिए कोई हो तो ना। तो यहाँ पे पिताजी आई एम रेफरिंग टू गवर्नमेंट। या तो गवर्नमेंट का सुनता कौन है, मेरे को ये बताइए, कोई सुनता है गवर्नमेंट का? देखिए, इनकम टैक्स का की नोटिस हर महीने अपने रेडियो पे आती है। बट मैम पॉलिसी तो वही बनाते हैं ना, गवर्नमेंट ही और बनाते हैं। लेकिन कितने लोग भरते हैं इनकम टैक्स? मैं एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ, इसकी मजा कैसे रहती है। जब लैंड सीलिंग का एक्ट आने वाला था, 70-72 की बात होगी, मैं उस समय लॉयर नहीं थी। हमने एक प्लॉट खरीदा था, उसकी 12,000 स्क्वायर फुट का था। आर्किटेक्ट हमारा जो था वो मेरे को बताने आया कि भाभी जी उसके ऊपर एक छोटा चबूतरा बना लीजिए। मैंने कहा क्यों? तो बोले अब सीलिंग में 10,000 के ऊपर का जाओगा वो गवर्नमेंट को जमा होगा। तो मैंने कहा कर दो। तो बोले इतना महंगा है, मॉडल कॉलोनी में फ्लैट है और आप बोल रहे 2,000 तो उनको दे दो, ऐसा कैसा हो सकता है? साहब क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं करना। उससे अच्छा मैं कल कारपोरेशन में जाता हूँ, ये चौथरे का ये बनाता हूँ और वहाँ पे मैं चौथरा बनाता हूँ, आपने लैंड सीलिंग का नोटिस नहीं आएगा। अपने यहाँ लॉ बनने के पहले लॉ के लूप होल का अभ्यास करने वालों की संख्या इतनी बड़ी है, यू विल नॉट बिलीव कि दे ऑलवेज टेल यू हाउ टू कम आउट ऑफ इट। ठीक है, एक एजुकेशन सिस्टम। सेकंड, नेक्स्ट सेकंड है ना कि हमारी जो सोच है
फैमिली से जो शुरू होती है जी, उसमें सुधार चाहिए। पेरेंटिंग। पेरेंटिंग में आप एक तो बच्चों को जन्म मत दो, और देना हो तो स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कॉन्डक्ट रखो उनके लिए। या मैं बाहर जाती हूँ तो नानी, अरे मैं एक अच्छे करके बताती हूँ कि कैसी बात होती है कि दोनों अच्छे काम कर रहे हैं और दिन भर वो लड़की दाई के पास रहती है। वो हमारे बगल में रहती थी, वो मेरे घर आती थी, मैं पूछती थी कि ये बाहर आती क्यों है, तो बोले दिन भर मैं वो दाई का चेहरा देखूं क्या, उसका क्या कसूर है। टाइम इश्यूज। और माँ बाप का क्या कसूर है, उनको तो उनका करियर बनाना है। मेरा कहना है यदि आपको करियर इज बनना है ना, तो थिंक अगेन एंड अगेन वेदर यू आर एंटाइटल्ड टू बी फादर एंड मदर और नॉट। नाउ यू हैव अ चॉइस। वो जमाना गया कि जब आपको फोर्सिबली एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो तो जमाना नहीं रहा ना। फिर वाई यू आर टॉर्चरिंग चिल्ड्रन। आप कभी अडॉप्शन सेंटर जाके देखो श्रीवत्स में, जब 50 छोटे छोटे बच्चे एक पार्टी करने के लिए एक लाइन में बैठते, तो क्या गुजरती होगी, और उन जो काम करने वाली आयादार रहती वो क्या सोचती होंगी। मैंने बहुत दिन काम किया अडॉप्शन सेंटर का, इसलिए मैं बता सकती हूँ। और अडॉप्शन सेंटर का भले नियम होगा कि हम एक वक्त 2 ही बच्चे दिखाएंगे, लेकिन आने वाले कहते नहीं वो तो गोरा नहीं, वो काळा नहीं, मला तो आणखीन दूसरा दाखवा। अरे व्हाट इज दिस नॉनसेंस, के आप सब्जी लेने गए हो क्या? यदि काउंसिलर ने ऐसा बताया कि आपको नहीं दिखाएंगे, तो वो रिपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट की तरफ कि शी इज वेरी रूड। पेरेंटिंग में तो उसमें सबसे तीसरा जो सवाल है वो है फेथ, वेयर एंड हाउ वी शुड, फेथ कैसे निर्माण करना चाहिए। उसके लिए 2 बातें याद रखनी चाहिए अपने को कि हम जहाँ पैदा होते हैं, जिस घर में पैदा होते हैं, जहाँ का जो सराउंडिंग जो रहता है, वहाँ पे उस बच्चे को ऐसा कंफर्टेबल, या उस आदमी को जब वो बड़ा होने वाला है, नागरिक होना है, तो उसको पढ़ाते समय ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए कि जिसमें उसको ट्रस्टवर्दीनेस उसका खुद का बढ़े। और उसके लिए उसका माइंडसेट बताते समय पहली ये बात है कि हमें फुकट की चीज़ किसी से लेने की और फुकट की लालसा रखना, ये दोनों चीज़ों को कम करना होगा। क्योंकि लास्ट 70 ईयर्स में हमको हर चीज़ फुकट मिलती है, वो क्विक मिलती है। ये क्विक में क्या होता है कि हम सब हमारी जो चीज़ें हैं, जो मॉरल्स हैं, वो भूल जाते हैं क्विकनेस में। और मेरे को मिलना चाहिए, इसलिए मैं गैस का सिलेंडर मेरे को पहला मिलना चाहिए, तो मैं वो गैस वाले आदमी को 10 रुपये ज़्यादा देती हूँ, तो करप्शन बढ़ाती हूँ। मेरे को जल्दी खाने को मिलना चाहिए, इसलिए मैं होटल में ज़्यादा टिप देता हूँ। ये जो जल्दी का है, इससे तो अच्छा है कि आप ऐसा ट्रस्ट निर्माण करो कि हर एक का नंबर आने के बाद में उसको जो डिजर्विंग करता है, ऐसे डिजर्विंग उसको वो चीज़ मिलेगी। और इसके लिए हमको वो अवेयरनेस के जो प्रोग्राम चलाते हैं हम, यानी गवर्नमेंट के चलाते हैं, सोशल चलाते हैं, या किसी जेल में चलाते हैं, तो उनके पास सामने आज ऐसी है कि उनके सामने कोई श्रद्धा स्थान ही बचे नहीं है। क्योंकि 70 साल में जो करप्शन लोगों ने देखा है, जो आज 25-30 साल के हैं, उनको लगता है काय के लिए जाना है मेरे को कहीं गिरिजाघर में या मंदिर में क्यों जाऊं मैं, मेरा क्या बिगड़ने वाला है। क्योंकि ये जो मेरा क्या बिगड़ने वाला है, इसकी जो वैल्यू है वो 25-30 साल पहले उसकी खत्म हो गई है। फिर वो एक्सीडेंट हुआ तो भी उसको कुछ लगता नहीं, उसका किसी पे विश्वास नहीं रहता, तो वो क्या करता है कि मेरे को जल्दी मिलना चाहिए तो मैं करप्शन करने को तैयार हूँ। विश्वास मेरा इस पे नहीं है तो मैं कैसे अपना आप को संभालूं। इसमें वो अपनी फैमिली का, और उसी फैमिली के साथ में उसके कल्चर के साथ में वो सोशल सोसाइटी का इतना नुकसान करता है कि उस नुकसान के कारण आज हम घर के हैं ना घाट के हैं। ओके, राइट। सो आई थिंक अगर फेथ, पेरेंटिंग, और आपने एक पहला बताया था आपने, व्हाट वाज दैट, फेथ, पेरेंटिंग एंड एक एजुकेशन, अगर हम 3 चीज़ों पे ध्यान दें तो हमें लगता है कि हम एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। एंड देन दैट पर्टिकुलर इंसान, इफ इट कम ही और शी कम्स टू जुडिशियल सिस्टम, कैन मेक अ गुड judiciary part, right? All right. मैम, आप जुडिशियल सिस्टम्स में काफ़ी टाइम से हैं, राइट? आपने अच्छा खासा समय उसमें बिताया है, बहुत सारे केसेस देखे हैं। राइट नाउ यू आर डूइंग काउंसलिंग एज वेल। तो ये जो पूरा ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन में मैम कभी आपने ऐसा फेस किया है कि आपकी खुद की मेंटल हेल्थ
को, क्योंकि आप बहुत लोगों के केसेस देखते हैं, सुनते हैं, समझते हम्म, हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द पीपल और द पीपल्स मेंटल हेल्थ हु आर इनटू दिस सिस्टम हम्म, एंड नोबडी इज देयर टू टेक केयर ऑफ देम? हम्म। आप वो मेंटल हेल्थ को, आपकी खुद की मेंटल हेल्थ को आप कैसे कैसे रखते हैं आप, और क्या क्या? देखिए, आप मेरे को मेंटल हेल्थ का बन रही, मैं 3 P बताते हैं। फर्स्ट इज पैशन, सेकंड इज परसिवियरेंस, एंड थर्ड इज पॉजिटिवनेस। इफ एनी बंदा जो छुटपन से इन 3 गोल के ऊपर काम करे, आपको जो अच्छा लगता है वही काम करने को मिला आपकी तकदीर से, तो आप उसमें अच्छी बढ़त कर सकते हो। सो यू विल नॉट कम अंडर एनी ग्रीड। परसिवरेंस गिव्स यू द इफेक्ट ऑफ हार्ड वर्क। अचट मंगनी पट ब्याह तो हो नहीं सकता, इसलिए किसी भी प्रोफेशन में आप जाने हो तो आपको हार्ड वर्क करना ही चाहिए। हार्ड वर्क से आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन लगता है कि भले कुछ भी हो आगे, लेकिन मैंने मेरा काम किया है। मैं ऑलवेज से वर्क इज वर्शिप। आपको क्या मिलना है वाला है ये भगवान ने तकदीर ने बनाया होगा, या आपको कब मिलेगा ये भी नहीं मालूम, लेकिन आज मैंने काम ही करना बंद कर दिया तो उसका क्या फायदा होगा। और थर्ड है पॉजिटिवनेस। आप यदि हमेशा निगेटिव सोच करते रहे किसी भी चीज में, कि भाई मैं वहां से निकली लेकिन पहुंचूंगी कि नहीं, मेरे को गाड़ी मिलेगी कि नहीं, उसके बाद में गाड़ी मिली तो वहां अच्छी सीट मिलेगी कि नहीं, सीट नहीं मिली तो मेरे को खिड़की की सीट मिलेगी नहीं। आप गो ऑन, इफ यू कंटिन्यू विद द नेगेटिव थॉट्स, नेचुरली यू विल फील योरसेल्फ फ्रस्ट्रेटेड, यू डोंट वांट टू ट्रैवल। जिंदगी का सफर यदि आपके पॉजिटिवनेस से शुरू होता है तो आप सेग्रीगेट कर सकते हो कि मैंने कोर्ट्स घर आई, मैं घर में गृहिणी हूँ, गृहिणी से मैं मेरे फ्रेंड को मिल गई तो मैं फ्रेंड की फ्रेंड हूँ, उस समय मैं घर का कोई विचार नहीं करूँगी। सपोज मैं गाने के शो को गई तो आई विल एंजॉय म्यूजिक। आपको आपके माइंड को वो पॉजिटिवनेस ऐसा ट्रेन कर सकता है कि आप आपके माइंड को उसके एक एक जैसे डिपार्टमेंट में रहता है कि ये इसका डिपार्टमेंट है, ये इसका डिपार्टमेंट है, ये, तो आप आपके दिमाग को भी ऐसे डिपार्टमेंट में सेग्रीगेट कर सकते हैं। एंड दैट पॉजिटिवनेस दिस गिव्स हैप्पीनेस टू यू नॉट ओनली बट अदर ऑल्सो। सो एवरीबॉडी विल फील नहीं भाई उससे मिलते हैं, कम से कम फेथ तो निर्माण होता है। इसलिए जुडिशरी में रहे या आप कहीं भी रहे, आपको ये 3 चीजों के ख्याल हमेशा रहे। और पैशन जिसके पास रहता है उसके पास में सेंसिटिविटी, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस इज सेड टू बी पोएट्री बाय वर्ड्सवर्थ, एंड दैट इज ट्रू टुडे ऑल्सो। और स्पॉन्टेनियस है, इसके लिए आप जितना पढ़ोगे, जितना ज्ञान अर्जित करोगे, आपका दिमाग उसके लिए अपने आप प्लेटफॉर्म तैयार करता है कि आपको बार बार उसको रेफर करने की जरूरत नहीं रहती। प्लग में जैसे आप जैसे प्लग लगाते हैं तो लाइट चलता है, वैसे आप किसी ने पूछा तो आपको बराबर वो उत्तर याद आता है। इसके लिए माइंडसेट अपने को ट्रेन करना पड़ता है। दैट ट्रेनिंग इज साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, इज ए लोगारिथम। आप आपका फोकस फिक्स कीजिए और उसके बाद पढ़िए। काउंसलिंग में मैम आपने जैसे आप अभी मैरिज काउंसलिंग करते हैं और बाकी काउंसलिंग्स भी आप देखते हैं, तो उसमें ऐसे लोग आते हैं आपके सामने जो अपनी बहुत सारी व्यथाएं बताते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सुनाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, ये सब। नेगेटिविटी नहीं आती आपको? नहीं, क्योंकि द मोमेंट आई लीव चेयर ऑफ काउंसलिंग, I am human being, my own job, I forget everything. But even on that chair also you are a human That being. chair, then you are totally focused for the betterment of that तो मैम उसमें बायसेस नहीं आते, मतलब आपके खुद के बायसेस भी होंगे? नहीं। अब मैंने बताया ना कि वो उस औरत ने हक किया था, वो आई थी, वो कपल 8 सिटिंग के पहले सिटिंग में दोनों एक में के एकदम उत्तर दक्षिण बैठे थे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मैंने कहा दोनों को सुना ही आता है ना, एक में का कहना मेरे लिए काफ़ी है। उनको इतना अचंभा लगा, वो बोले आप इतने पॉजिटिव कैसे सोच सकते हैं, हम इतने निगेटिव बैठे हैं और आप ऐसा। तो मैंने कहा मेरे को सुनना में होता है, मेरे को आप किधर मुंह करके बैठे, इससे मेरे को क्या लेना देना है। सो यू हैव कट डाउन देयर फर्स्ट, देयर अपोजिशन, हाउ यू हैंडल द सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। और निगेटिव, टू निगेटिव मेक्स वन अफर्मेटिव। So that brings to my another question actually, कि जब आप ये बोलते हो ना कि हम लोगों को सोचना रहता है या हमको समझना रहता है कि सामने वाला क्या करता है, वो जो समझने वाली जो बात रहती है उसमें भी तो आपके बायसेस होंगे कहीं ना कहीं से, या आपने जो भी गेन किया है आउट ऑफ योर ओन एक्सपीरियंसेस या आउट ऑफ ओन थिंग्स। मैं कह रहा हूँ चलिए आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं, बट व्हाट अबाउट पीपल, देयर आर सो मेनी काउंसलर्स who who bring their own biases,
एंड बिकॉज ऑफ एक मैंने कहीं कोट सुना था, काउंसलर्स कैन मेक the things, they can break the things, Definitely. because these are the people to whom you know a person who is suffering have been exposed first. तो अगर काउंसलर के हाथ में ही अगर वो बायस्ड रहेगा, या उसके पास पेशेंस लेवल नहीं रहेगा, या उसके पास वो लेवल का नॉलेज नहीं रहेगा, देन जो जो चीज़ें बननी होंगी वो शायद बहुत ड्रास्टिकली बिगड़ जाएंगी. तो मैं कह रहा था वो उसमें ऐसे काउंसलर्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, और यू योरसेल्फ बीइंग अ काउंसलर, व्हाट सजेशन पॉसिबली यू वुड लाइक टू गिव? काउंसलर यदि आपका रियली खुद अच्छा बनना है तो आपको क्वालिटीज खुद अर्न करनी चाहिए. पहली बात, यदि आपको सब निगेटिव ही लोग मिलते हैं, यू लीव देम. हम मराठी में एक दुर्लक्षाय नमः, जो चीज हमको मिलने नहीं वाली है कि जिससे हमारा कोई कंसर्न नहीं, हम उसको हमारे माइंड को वहां पे एनग्रॉस क्यों करें. एक तो दुर्लक्षाय नमः के दो अर्थ होते हैं. एक दुरून लक्ष ठेवणे, यानी आप डिस्टेंस बनाइए और ध्यान रखिए, और एक यानी टोटली आउट ऑफ. आज मैंने खाना खाया, मैं भूल गई कि क्या खाना खाया, मेरे को रात को खाना क्या खाना है, ये रात की चिंता है ना. और आप यदि काउंसलर बनना है तो आपको उनका सुनने की आदत होनी चाहिए. आपके बायस और आपके फीलिंग्स लेके वहां पे जाने की जरूरत नहीं. एंड दे आर टू बी ट्रेन्ड फॉर दैट. आप जिस प्रोफेशन में जाते हो, एक देखिए, यदि डॉक्टर ने सोचा कि मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मैं ऑपरेशन कैसा करूंगा, तो ऑपरेशन कर सकेगा क्या? काउंसलर यदि खुद बीमार है तो वो काउंसलिंग क्या करेगा? और ये बीमारी ना आने के लिए जब आप काउंसलर बनना चाहते हो तो आपका फोकस रियली काउंसलिंग करने पे है या और किसी चीज पे? आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए. उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते समय रियली एम आई गोइंग टू डू गुड ऑफ एवरीथिंग. मैंने बताया ना कि अमेंड करना, और उससे भी ये है कि आपको यानी आपका 90% फोकस ये चाहिए कि वो चीज बिखरे नहीं, टूटे नहीं. आपको लगता है एक इगोइस्टिक पर्सन एक अच्छा काउंसलर बन सकता है? मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि मैं अच्छी काउंसलर हूँ या नहीं, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आई ट्राई टू गिव कंफर्ट टू देम. एंड फर्स्ट एम काउंसलर का ये होना चाहिए कि जो अपने यहाँ आता है उसको कंफर्टेबल बनाइए. मैं इस सवाल से मैं ये जानना चाह रहा था कि आई हैव बीन थ्रू सच पीपल, जो लोगों के जो बायसेस की बात, उनके खुद के ट्रेड्स हैं, पर्सनल ट्रेड्स हैं, खुद के बायसेस हैं, जो उनको कहीं ना कहीं इगोइस्टिक बनाते हैं, और वो अपने वो ईगो के चक्कर में जो सामने वाला काउंसली है जो वो सफर हो जाता है. मतलब वो शायद एक चीज थोपने के ऊपर लग रहता है, ओपिनिएटेड वो करने की कोशिश करते हैं, हालांकि बाद में पता भी रहता है कि वो ओपिनिएटेड हैं और गलत भी है. तो मैं इसीलिए मैंने वो पूछा कि कैन सच पीपल, अगर आप फिगर आउट कर लेते हैं उनको, तो क्या लगता है कि मतलब कोई गवर्नेंस लाना चाहिए, या फिर हाउ डू यू रिस्ट्रिक्ट सच पीपल, बिकॉज यू आर अल्टीमेटली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग मेनी अदर मोर पीपल. itself is a job basically which is for the good of the coming person. आपको किसी के ऊपर थोपने का कोई हक नहीं है. एज ए काउंसलर यू हैव टू गिव द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट की क्या क्या हो सकता है. अच्छा जो काउंसलर रहता है वो आपको ऑल सब्स्टिट्यूट, हम जिसको बोलते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यू चूज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. Choice has to be given to them. When the choice is given, then take the personal counseling कि आपने ये चूज किया, इसका आपको आगे क्या होने वाला है, इसकी कुछ आपको कल्पना है क्या, आप उससे क्या मिलाना चाहते हैं. मैंने सुना है मैम कि काउंसलर कैन नॉट गिव यू सोल्यूशन बट सजेशन, लाइक यू सेड. हाँ ना, सोल्यूशन तो वो जो पार्टी आती है वो खुद चूतती है, उनका काम है. हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते. वी आर नॉट हैविंग पावर. गुड काउंसलर ने, हाँ, ही डाइवर्स, ही मेंस दैट मेंटालिटी, वो बराबर झुकाता है. जो झगड़े जो आता है वो वैसे ही मरीज रहता है. पेशंट को अच्छा करना रहे तो आप क्या करते हैं, पहले तात्पुरतं बरं वाटेल म्हणून एक मेडिसिन द्या, त्याच्यानंतर थोडं आणखीन अच्छा लगे थोड़ी सी मेडिसिन दो ले, और बार बार उसको बुलाओ. क्योंकि हर बार जब आता है वो नहीं, हाँ मेरे को उस समय अच्छा लगा लेकिन इससे मेरे को कम अच्छा लगता है, अच्छा चलो लेट अस वर्क ऑन दैट इशू, लेट अस वर्क ऑन दैट इशू. यू शुड नॉट गेट टायर्ड ऑफ कि ये बार बार वही बताते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए.
अच्छा काउन्सिलर वो 100 बार भी आए तो मैं कहूंगी नाही अरे छान झालं तुम्ही आलात मला खूप बरं वाटलं. सो ही शुड फील कि उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है. आए बराबर यदि काउंसिलर का सर फिरा हुआ हो तो वो क्या काउंसलिंग करेगा. और इसके लिए कोई गवर्नेंस अलग से नहीं बनाया जा सकता. खुद का सेल्फ इम्प्रूवमेंट ये खुद को ही करना पड़ता है. अपन चिढ़ते हैं कि नहीं है जिसको उसका समझना चाहिए ना भाई साहब. इफ यू आर ए काउंसिलर दूसरों की दवा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ना. Talking about mental health, ma'am, I would like to bring one severe case. Recently is going on. Atul Subhas. ये ऐसा शेयर केस है जो फर्स्ट टाइम मेंस हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे बात हुई है, मेंटल हेल्थ पे बात हुई है. पहला ऐसा केस है. हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, बहुत होता था. और इसमें कहीं ना कहीं जो रोल प्ले हुआ है वो जुडिशियल systems का रहा है, failure of judicial system का रहा है, right? Despite producing a lot of evidences in the form of letters, videos, everything, girl, unfortunately हमारा system लड़कियों को बहुत प्रोत्साहन देता है. मानता हूँ उनको करना चाहिए, लेकिन they ignored during that journey about the mental health of men. Atul Subhas case was one of the example. क्या विचार है आपके? उसका सवाल ऐसा है कि जो केस बना है, एविडेंस क्या है ये मैंने देखे नहीं है. और हम जो नहीं हम जो कुछ पढ़ते हैं, इट इज, देखिए आप और हम मिले, ये पहली स्टेज हुई. इन्होंने देखा, ये दूसरी स्टेज हुई. इन्होंने इनके बहन भाई को बताया, ये तीसरी स्टेज हुई. ऐसे करते करते जो परकोलेट होता है ना, मैं और आप किस लिए मिले, ये रीजन ही खत्म हो जाता है. और उसमें मेरे को जो लगता है ना वो मैं लेबल लगाती जाती हूँ. आपको लगता है कि ये नहीं तो क्या होता है ना, इससे वर्चुअली क्या होता है, आदमी को फ्रस्ट्रेट किया जाता है. जो फ्रस्ट्रेशन होता है नॉट नेसेसरीली वो पैसे का होगा या टॉर्चर का होगा. ये क्या सिस्टम है, मैं क्यों जी रहा हूँ, ऐसा लग के वो सुसाइड करने के लिए आ जाता है. सुसाइड की जो केसेस होती है वो 90% ऐसी होती है कि उनके लिए जो जिंदगी के लिए जो एक चाहत रहती है वो खत्म हो जाती है. कैसे? वो इस जर्नी में. हमारा काम ऐसा है काउंसिलर का कि जिंदगी की चाहत जहां भी खत्म हो रही हो उसको फिर से नई दिशा दो, नई जोत जलाओ, तो आप उसको जिंदगी के लिए आगे बढ़ने के लिए बढ़ा सकते हैं. आपको लगता है अतुल सुभाष अगर काउंसलर का सहारा लेता तो शायद बच जाता? डेफिनेटली, इफ यू वुड हैव गॉट गुड काउंसलर. आई डोंट नो टू हुम ही हैज गॉन. और कैसे, क्योंकि मैं सुसाइड के जो केसेस बढ़ती हूँ, मैंने एक सुसाइड के केस बारे में मैंने ऐसा देखा था कि ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू फेस. तो मैंने उनसे पूछा था कि ये फेस करने की तैयारी उसकी क्यों नहीं होती. तो वो बोले कि उसको किसी पे, कोई सिस्टम पे विश्वास ही नहीं रहा. आपको जिंदगी के ऊपर यदि आपको विश्वास ही ना हो तो आप यहाँ से उठ के वहां बाहर भी नहीं जाओगे ना, तो जिंदे में ही मुर्दा हो जाते हो. तो मैम उसमें बस बात मैं थोड़ा सा इसको एलोंगेट इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि जो अभी जो सारा ब्लेम जा रहा है वो जुडिशियल सिस्टम पे जा रहा है, मेनली बिकॉज कि इट इज़ बायस टूवर्ड्स विमेन और मेंस की तरफ ध्यान ही नहीं मिलता है. और हमारी इंडियन लॉ सिस्टम भी ऐसा कुछ नहीं करती है. मैं जानना चाहता हूँ कि आपके क्या विचार हैं, वो आपने जितना भी जुडिशियल सिस्टम से बताया है. सो आई वांट यू टू इंक्लूड द मेंटल हेल्थ ऑफ मेन प्लस द रोल ऑफ जुडिशियल सिस्टम टू मेक श्योर कि आगे आने वाले जो अभी दिन होंगे या जो भी बंदा ये पॉडकास्ट देख रहा होगा या समझ आएगा तो उसको कुछ लगे कि हाँ नहीं, देयर आर सर्टेन होप्स कि हाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं और ऐसे इंसिडेंसेस वापस रिपीट ना होंगे. व्हाट इज योर थॉट? देखिए, काउंसलर का जॉब रहता है काउंसलिंग करना. जुडिशियल सिस्टम जो काम करती है, जो कुछ एविडेंस आएगा उसके ऊपर काम करेगी. लेकिन एविडेंस जो पुटअप करते हैं वो दोनों जो आदमी, दोनों अपोनेंट के और कंप्लेनेंट के जो वकील होते हैं, if they are wise persons, they will see that their client should not suffer.
इन केसेस में क्या हुआ ये मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मैंने उनका जो शुरू से किसी बात में मेरे को यदि आपने जजमेंट पूछा तो अनलेस आई गो थ्रू द पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स आई विल नॉट टॉक, क्योंकि जो जजमेंट आपको देना है, आप कहाँ सुनी बातें और मीडिया का बात है। आज का मीडिया ऐसा है कि आज एक कहता है और कल दूसरा कहता है, उस मीडिया का कोई यही नहीं है। यानी आज एनसीपी में और कल बीजेपी में है, ऐसा वो ही खुद बताते हैं मीडिया पे। तो सचमुच वो गया है कि नहीं ये तो वेरीफाई करो। मैम आपको ये लगता है कि हमारा रोल ऑफ मीडिया इज वेरी बैड। रोल ऑफ मीडिया इज फाइन बट टेकिंग अ स्टेप बैक, आपको लगता है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में कुछ फ्लॉ है एंड बायसेस हैं फॉर मेन एंड वुमेन? नथिंग इज परफेक्ट, यू हैव टू मेक परफेक्ट बाय यूजिंग जुडिशियसली। आपके पास तलवार है, आप तलवार मारने के लिए यूज करने वाले हो कि खाली डर दिखाने वाले के लिए कर रहे हो कि बस आप आपके पास रख के लोगों को मेरे पास सही बताने का, ये आपके ऊपर निर्भर हाउ पीपल वुड बिलीव दैट? ट्रस्ट, अगेन द सेम थिंग। आपका बिहेवियरल स्ट्रक्चर जो होता है वो फेथ निर्माण करता है या फेथ डिस्ट्रॉय करता है। नहीं, बट जुडिशियल सिस्टम पे कैसे इसीलिए भरोसा तो करें? सिस्टम इज नॉट अ वन पर्सन, नो, दैट्स आई एम सेइंग। The whole system one cannot change in a day and one system cannot be replaced in a day. आपको लगता है लॉ में चेंजेस करना होते ही है ना, अमेंडमेंट तो साथ ही निर्भया प्रकरण हुआ झालं, विशाखा गाईडलाईन्स आल्या जुडे एक लिखिए, याद रखिए जितनी मांग रहती है उससे ज्यादा जुडिशियल सिस्टम के लिए नए कानून बनते हैं, लेकिन वो कानून वापरने वाले आखिर हमारा दिमागी रहता है ना, इसका क्या करोगे। राइट। तो ये केस के बाद अतुल सुभाष जैसे केस और ना हो, आपको ये लगता है कि एक ऐसा मंच महाराष्ट्र में चलता है जिसका नाम पुरुष उवाच। ओके, वो एक फेमिनिस्ट विद्या बाळ करके थी, वो चलाती, उनके लोग चलाते हैं कि जहाँ खाली पुरुष लोग जाके ये सब बताते हैं, बहुत अच्छा रहता है, यू डू विजिट। नहीं नहीं, मैं नहीं, मैं हंस नहीं रही, मैं सच बताती हूँ कि मैं विद्या बाळ को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी। शी वॉज फेमिनिस्ट और उनके आदमी इतने अच्छे थे कि जब वो डिवोर्स हो गया था, बच्चे बड़े हो गए, सब मरते वक्त मैंने बिल्कुल जब पैरालाइज हो गई तो उनके साथ में जो बाकी के काम करने वाले ने पूछा था कि आप कैसे रहोगे, तर काही नाही म्हणे, मी माझ्या नवऱ्याकडे जाऊन राहणार। क्योंकि शी वॉज हैविंग ट्रस्ट कि मेरा आदमी मेरे को आखिर तक संभालेगा। 40 साल के बीच का अंतर होने के बाद में 10 हजारों बार विद्या बाळ ने कहा कि आदमी गलत करते हैं, तो भी उस आदमी ने अपनी वाइफ को, उसने नहीं कहा कि शी वॉज नॉट डिवोर्स मी और आई हैव नॉट डिवोर्स, शी इज मेरी वाइफ है, मैं उसका सब करूंगा। शी डाइड पीसफुली, दैट्स इट। चलो, नहीं, दैट्स ग्रेट मैम। एक आखिरी सवाल, हम इससे पहले कि हम ये ख़त्म करें, कुछ आप कोई सलाह देना चाहेंगी ऑन टू अ कॉमन ह्यूमन बीइंग, कॉमन पर्सन, अबाउट judicial system awareness, about mental health, and about how to be a good human being basis on your experience, and what he or she can expect from judicials to play a role there. every person should not believe on what is running today on social media. ये शॉर्टकट है सोशल मीडिया। आप कोई केस पूरी पढ़ते ही नहीं हो। सेकेंडली, यू एजुकेट आवरसेल्व्स इफ विच इशू इज इन्वॉल्व फॉर दैट। इफ यू डोंट एजुकेट योरसेल्फ, यू हैव टू लिसन समबडी। और वो थियरी आती है मास्टर स्लेव। You want to be permanently slave or you want to make a master, you have to make your own, it is your own choice. Other will not do choice for you, and other choice will not be tolerated by the person who is really doing something for himself. That's the use. So you are the responsible person for doing your own deed. Yeah. And you have to use your own brains. Yeah, definitely. Not relying on the social media. नहीं, सोशल मीडिया में भी फॉर गाइड कि आज वहां पे एक्सीडेंट हो गया, इट डजंट मीन कि एक्सीडेंट कैसा हुआ ये बताएगा क्या वो पूरा, उसका क्या डॉक्यूमेंट है, वो पिया हुआ था, नहीं पिया हुआ था, गलती किसकी थी, और ये नहीं। एक क्या बताती हूँ, एक सिंपल, हमारे यहाँ जब केस आती है ना जी, हाँ, तो जो FIR आता है, जब एक्सीडेंट होता है तो भीड़ में सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, बराबर। लेकिन FIR पे जो आते हैं विटनेस, वो 5 अंगूठे वाले होते हैं।
मैंने मेरी जिंदगी में आज तक जुडिशियल जिंदगी में सच बोलने वाला विटनेस देखा नहीं. All right. With this note, thank you so much, ma'am, for I'm very coming, much for happy, joining. No problem. And I'm I'm not accusing anybody. I'm not putting blame on anybody. It's just a discussion which you conducted very well. Thank you. thank you so much, ma'am. Thank you so much for coming and enlightening all of us. Thank you Thank so you. much. Yeah. Happy to have you here. Acha.